तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिव्यू करेंगे लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है। ठीक है, तो हमने जो चीज़ें देख रखी है उनमें फर्स्ट टॉपिक था हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ के मतलब को हम लोगों ने समझ रखा था। ठीक है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो वो डिसाइड करता है कि अगर डिस्टेंस को हम लोग चेंज करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स को अगर चेंज करेंगे तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² आता है, यानी डिस्टेंस डबल फोर्स 1/4 टाइम्स, डिस्टेंस ट्रिपल फोर्स 1/9 टाइम्स। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इस पे तुम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल्स भी किए, काफ़ी लोगों के रिप्लाई भी आए मेरे पास और मैक्सिमम लोगों के ठीक ठाक थे। ठीक है ना, मैक्सिमम लोगों के करेक्ट थे रिप्लाईज। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ा नेक्स्ट हम लोगों ने? डेफिनेशन ऑफ चार्ज। तो इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑफ बॉडी देखा हम लोगों ने। क्या देखा? चार्ज ऑफ बॉडी, इसको हम लोगों ने डिफाइन करना सीखा। फॉर अ प्रोटॉन फॉर इलेक्ट्रॉन, ये तो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसको डिफाइन करने की ज़्यादा नीड नहीं है। लेकिन किसी मैटर के लिए क्या मतलब है चार्ज का, वो हम लोगों ने देखा। तो चार्ज ऑफ अ मैटर इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस या प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो वो होता है बेसिकली चार्ज। तो अब क्या है कि बेसिकली हम लोगों ने चार्ज को डिफाइन किया एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे किया। कैसे किया? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, जहाँ कॉज है वहाँ इफेक्ट आएगा, इफेक्ट है तो उसका कोई कॉज होगा। तो जो इफेक्ट था वो था एक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, और जो कॉज था उस कॉज को हम लोगों ने नाम दिया चार्ज। कॉज को हम लोगों ने नाम दिया चार्ज। यहाँ तक बेसिक क्लियर है। इसके बाद हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ना इसलिए रिक्वायर्ड था बिकॉज चार्ज हम लोगों ने सबसे पहले देखा किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, वहाँ पे देखा हम लोगों ने कि चार्ज होता है। पर जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं मैटर को फॉर्म करने के लिए, या चार्जिंग के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हम लोगों ने जो देखे, तो जब चार्ज हो रहा है बॉडी तो उस टाइम पे कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए ही चार्ज होगा। जब चार्जेस इकट्ठे होंगे तो ये कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करते रहेंगे। उन प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो हम लोगों ने पढ़ा। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स थे? एक था स्केलर, चार्जेस आर स्केलर। हम लोगों ने देखा है चार्जेस आर इनवेरिएंट, चार्जेस आर इनवेरिएंट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने देख रखी हैं। चार्जेस स्केलर होता है, चार्जेस इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब कि वो डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड नहीं करता, उसकी वैल्यू जो वो डिपेंड नहीं करती कि वो चार्ज रेस्ट पे है या मोशन में है, या फिर जो ऑब्जर्वर है वो मूविंग है या रेस्ट पे है, एक्सेलरेटिंग है या नॉन एक्सेलरेटिंग है, उससे फर्क नहीं पड़ता। चार्ज की वैल्यू सेम मेंटेन रहती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चार्जेस आर स्केलर, चार्जेस आर स्केलर। स्केलर मतलब कि वो डायरेक्शंस पे भी फर्क नहीं पड़ता। जब चार्जेस को ऐड करना होता है तो किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड, उससे चार्ज को फर्क नहीं पड़ता। टोटल चार्ज सिंपल, उसकी जो वैल्यूज आ रही हैं उनकी वैल्यूज को ऐड अप कर दो तो तुम्हें टोटल चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, इसमें मतलब प्रॉपर तुम्हें साइन का ध्यान रखना जरूरी है कि पॉजिटिव चार्जेस है या नेगेटिव चार्जेस है। तो विद देयर रिस्पेक्टिव साइंस की पॉजिटिव रखा है या नेगेटिव रखा है तो सिंपली ऐड अप कर दो तो तुम्हें टोटल चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्केलर इनवेरिएंट, ये दो प्रॉपर्टी समझ में आ गया। एक हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर, टोटल चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर हमेशा होता है, इट इज ऑलवेज फाउंड एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम्स, और ये होता है वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन और ऑन अ सिंगल प्रोटॉन। ठीक है, बस दो डिफरेंट टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, एक को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ हम लोगों ने पहले देख रखा है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हम लोगों ने 3 टाइप्स के देखे थे मेथड्स। कौन कौन से? फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन मतलब बाय रबिंग, दूसरा हम लोगों ने देखा था बाय इंडक्शन, और थर्ड देखा था बाय कंडक्शन। ठीक है, बाय फ्रिक्शन में क्या होता है? सिंपली रबिंग करने से एक मैटर से दूसरे मैटर में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। जब भी रबिंग करते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है,
उस कारण से एक बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, एक में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है। जहाँ से निकलता है वो पॉजिटिवली चार्ज, जिसमें गया वो निगेटिवली चार्ज। तो ये हम लोगों ने देख रखा है। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन में होता है कि एक चार्ज बॉडी को हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं। एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं, तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर अंदर क्या होता है? एक रीअरेंजमेंट ऑफ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है? एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग करने से एक पार्ट जो होता है न्यूट्रलाइज हो जाता है, और जब अर्थिंग को हटा देते हैं, अर्थिंग को हटा देते हैं, तो पूरे बॉडी में एक चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब जो चार्ज आता है उसका एक नेचर फिक्स्ड है। कैसा होता है चार्ज? जो चार्जिंग बॉडी हम लोग लेके जाते हैं, जो चार्जिंग बॉडी हम लोग लेके जाते हैं, ठीक उसका उल्टा चार्ज वहाँ पर इंड्यूस होता है। जो चार्जिंग बॉडी हम लोग लेके जाते हैं, ठीक उसका उल्टा चार्ज। जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज लेके जाते हैं, तो जो पहले बॉडी न्यूट्रल था उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर हम लोग पॉजिटिव चार्जिंग बॉडी लेके जाते हैं, तो जो न्यूट्रल बॉडी था उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है बात? इसके बाद बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में एक्चुअली दोनों बॉडीज कांटेक्ट में होते हैं। यहाँ पे ये बोलना ज़रूरी था कि ये जो कांटेक्ट है ये एक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट है। कैसा कांटेक्ट है? ये एक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट है। फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो जब दो बॉडीज को लेके आते हैं, एक बॉडी चार्ज है, एक बॉडी अनचार्ज है, तो अगर इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट सेटअप किया जाए, तब एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में जाना शुरू हो जाता है, और लास्ट में दोनों ही बॉडी चार्ज में मिलता है, और दोनों बॉडीज में सेम टाइप का चार्ज होता है। दोनों बॉडीज पे सेम टाइप का चार्ज बन जाएगा। अगर एक चार्ज है दूसरा न्यूट्रल है, दोनों बॉडीज में सेम टाइप का चार्ज मिल जाएगा। फर्क ये है कि यहाँ पर चार्जिंग बॉडी का चार्ज धीरे धीरे कम होते जाता है। चार्जिंग बॉडी का चार्ज धीरे धीरे कम होते जाता है, और न्यूट्रल बॉडी का चार्ज धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है ना। जबकि इंडक्शन की जब बात कर रहे थे, इंडक्शन में क्या होता है? चार्जिंग बॉडी का चार्ज सेम मेंटेन रहता है, और न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो जाता है बाई इंडक्शन विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट और विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। हम लोग उसको कांटेक्ट में नहीं लाते। फिजिकल कांटेक्ट, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट का मतलब क्या होता है? फिजिकल कांटेक्ट मतलब कि सपोज रॉड एंड स्फीयर कहीं के एग्जांपल लेते हैं कि रॉड पॉजिटिवली चार्ज है और स्फीयर न्यूट्रल है। तो रॉड और स्फीयर को फिजिकली टच करना, तो तुम्हें पता है मतलब क्या हुआ इसका? कि रॉड को ले जाकर तुमने स्फीयर के बिल्कुल कांटेक्ट में रख दिया, उसके टच कर दिया उसको, तो वो हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट का मतलब क्या होता है? कि दोनों थोड़े दूर दूर पे रखे हुए हैं, लेकिन दोनों को एक कंडक्टिंग मेटल से, उसके बीच में एक कंडक्टिंग मेटल रख दिया गया, ठीक है। कोई भी एक कंडक्टिंग बॉडी, एक वायर लगा दिया गया, ठीक है। तब उससे क्या होगा कि दोनों फिजिकली तो टच में नहीं है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स को एक रास्ता मिल गया वहां तक पहुंचने का, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के कारण भी कंडक्शन चालू हो जाएगा। फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के कारण भी वो कनेक्ट हो जाएगा और बॉडीज में चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर जो न्यूट्रल बॉडी है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक बेसिक्स क्लियर है। अब जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब पढ़ा था, तो हम लोगों को चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन हम लोग नहीं लिख पाए थे, ठीक है। थोड़ी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच होती जा रही थी, मैं चाह रहा था क्लास को एंड करना भी, और दूसरी चीज़ थी कि कुछ प्रॉपर डेफिनेशन वहाँ पे था नहीं। तो आज हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस होती हैं, उसका डेफिनेशन स्टेटमेंट्स क्या होता है, और हम लोग आज की क्लास में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स देखेंगे कंडक्शन के टाइम डिफरेंट केसेस की। पहले से अगर दोनों बॉडीज़ पे कुछ चार्ज गिवन है, कुछ इनिशियल चार्ज गिवन है, तो कंडक्शन के बाद फाइनली कितना चार्ज दोनों के ऊपर रहेगा, वो न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ में खास बात उसके जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, उसके यूनिट्स डायमेंशंस देखेंगे। हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ देखेंगे, ठीक है, और कूलम्स लॉ के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आज बेसिकली ये प्लान है हम लोगों का, ठीक है। और चैप्टर के एंडिंग में मैं बताऊंगा कि कैसे चार्जेस के अकॉर्डिंग 12th क्लास के सिलेबस को सेट किया जाता है, कैसे चार्जेस के अकॉर्डिंग 12th क्लास का मेजर पार्ट ऑफ सिलेबस सेट किया गया है, और इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं एक लिस्ट बना दूंगा, ताकि तुम्हें पता हो कि इस चैप्टर में मेनली हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। डन है यहाँ तक? एक सॉल्व एग्जाम्पल
ज़रूर कर लेना इस लेक्चर के बाद, एक सॉल्व एग्जांपल कर लेना तो जो तुम बहुत इजीली कर सकते हो। एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक का सॉल्व एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, एनसीईआरटी बुक में सॉल्व एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग के ऊपर बेस्ड है, इसको तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो, इसको ट्राई करना। ओके, तो आओ हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसका जो हमने कहा था फॉर्मल स्टेटमेंट, जो बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा आता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकता है, मोस्टली 2 मार्क्स नहीं आएगा। तो ये सबके स्टेटमेंट्स में पता होने चाहिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इन तीनों का स्टेटमेंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने देख रखा था। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कह सकते हो, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज या क्वांटम ऑफ चार्ज। ठीक है ना, Q इक्वल्स टू एन ई। तो बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज को हमने बोला स्मॉल ई। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को हमने बोला स्मॉल ई, जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है। ठीक है, इसको एलिमेंट्री चार्ज भी कहा था हम लोगों ने, तो वही है बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कह सकते हैं कि उसके पैकेट्स के फॉर्म में मिलता है। स्मॉल ई मिलेगा, या तो स्मॉल ई के 2 पैकेट्स मिलेंगे 2E, या 3 पैकेट्स मिल जाएंगे 3E। लेकिन कभी भी हाफ पैकेट में सेल नहीं होता ये। हाफ पैकेट, 0.8 पैकेट, 1.2 पैकेट्स कभी भी नहीं मिलेंगे। जब भी मिलेगा तो 1E मिलेगा, या 2E मिलेगा, या 3E मिलेगा। बात समझ में आई? ऐसा ही कुछ तुमने पहले लास्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो एनर्जी होता है फोटॉन्स का, वहाँ पर तुमने देखा था कि क्वांटम्स, ठीक है, पैकेट्स के फॉर्म में मिलता है। आइदर h न्यू होगा, या 2h न्यू होगा, या 3h न्यू होगा। ठीक है, बिकॉज एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो h न्यू होती है, तो जो टोटल एनर्जी होगा वो h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू इस तरीके से होगा। NH न्यू, E इक्वल्स टू NH न्यू तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो उस तरीके से बात है यहाँ पे, Q इक्वल्स टू NE। क्लियर है? अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल तुम ये समझ सकते हो कि कुरकुरे का पैकेट है, तो तुम कुरकुरे का 1 पैकेट खरीद सकते हो, 2 पैकेट खरीद सकते हो, 3 पैकेट खरीद सकते हो। कभी भी मार्केट में तुम्हें हाफ पैकेट ऑफ कुरकुरे नहीं मिलेगा, 0.8 पैकेट ऑफ कुरकुरे नहीं मिलेगा, 1.3 पैकेट्स ऑफ कुरकुरे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 1 पैकेट, 2 पैकेट, 10 पैकेट्स, 100 पैकेट्स, 50 पैकेट्स तुम कितने भी खरीद सकते हो। तो ये पैकेट्स के फॉर्म में पाया जाता है। उसी तरीके से चार्ज भी पैकेट्स, ई, स्मॉल ई मिल सकता है, या फिर अगले बार 2E मिलता है सीधा, फिर सीधा 3E मिलता है। बीच में कुछ वैल्यूज ऐसे 1.5E ऐसे नहीं मिलता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन का चार्ज होता है +E और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -E। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फॉर मैक्रोस्कोपिक चार्जेस फॉर विच n इज वेरी लार्ज, क्वांटाइजेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, बिकॉज नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, नंबर्स बहुत 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 बड़े होते हैं। वहाँ पर सिर्फ ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है ना, करोड़ों में है चार्ज, बहुत सारे करोड़ है, तो वहाँ पर एग्जैक्ट एक एक पॉइंट एग्जैक्ट नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बट वहाँ पर भी ये मेंटेन ज़रूर होता है, वहाँ पर भी ये मेंटेन ज़रूर होता है। बस ये है कि इतने बड़े नंबर्स के अंदर हम लोग एग्जैक्ट नंबर लिखने की इतनी मेहनत नहीं करते। बात समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो इसका भी स्टेटमेंट याद रख लेना। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट नोट कर लो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लास्ट क्लास में भी नोट कर रखा था, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट नोट कर लो। और ये सारा जो मैंने डेफिनेशंस पिक किया है, ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। एनसीईआरटी में चैप्टर के एंडिंग में ये डेफिनेशंस काफ़ी अच्छे लैंग्वेज में दे रखी थी, तो वही मैं मोस्टली प्रीफर करता हूँ। ठीक है, तो वो लिख रखा है, तुम देख लो। और बिकॉज ये एनसीईआरटी से, इसलिए कोई इसको चैलेंज भी नहीं कर सकता, इसका लैंग्वेज का कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता, इस पर मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का देख लो क्या है। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, एडिटिविटी ऑफ electric charges means that the total charge of a system is algebraic sum of all individual charges in the system। जितने भी चार्जेस है सबका algebraic sum जब बोलते हैं तो क्या होता है, sum taking into account with proper signs।
अलजेब्राइक सम जब भी तुम बोलते हो तो दैट मीन्स कि तुमने ऑलरेडी साइंस को कंसिडर कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव को तुम कंसिडर करके बात कर रहे हो, ठीक है ना। सिंपली ऐसे नहीं कि बस वैल्यू वैल्यू ऐड करें, उसको पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग तुम्हें कंसिडर करना है, कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है, ठीक है। तो अलजेब्रिक सम हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस तो योर टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम बन जाएगा। तो ये नोट कर लेना, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम is the algebraic sum of all individual charges in the system, ठीक है। और मेनली यही वो कारण है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस जो पाई गई प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस जो प्रॉपर्टी देखी गई, इसी के कारण पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज हम लोगों ने बोला भी। एक्चुअली पॉजिटिव निगेटिव में कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर एच.सी. वर्मा जो टेक्स्ट बुक है, बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक है, तो एच.सी. वर्मा सर ने अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पुट किया था, जो एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। वहाँ तुम्हें ये बताना था कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों में से बड़ा चार्ज किसका है, या फिर सपोज करो कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को तुमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। अब बताओ कैसे अरेंज करोगे इनको, ठीक है। तो लोगों को लगता है चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो पहले निगेटिव वाला चार्ज आएगा, फिर 0 वाला आएगा, फिर पॉजिटिव वाला आएगा। लोगों को यही लगता है, नॉर्मल कॉमन सेंस इंटीजर्स बताते हैं, इंटीजर्स वो निगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव है, वैसे समझते हैं। बट ये कॉन्सेप्चुअली बहुत गलत है, ये कॉन्सेप्चुअली बहुत गलत है, क्योंकि निगेटिव का यहाँ ऐसा कोई मतलब नहीं है कि वो 0 से कम है। निगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो 0 से कम है, बस ये है कि दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दो डिफरेंट टाइप्स के चार्ज दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर कि एक जैसे ग्रुप्स, जैसे एक जैसी कैटेगरी वाले चार्ज जब है लाइक चार्जेस तो वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो इतना ही मीनिंग है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव निगेटिव सिर्फ इसलिए यूज़ कर लिया इन लोगों ने, बेसिकली फर्स्ट टाइम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यूज़ किया था पॉजिटिव निगेटिव का सिंबल। वो सिर्फ इसलिए यूज़ किया गया बिकॉज उनका सम 0 बन जा रहा है। जब वो इकट्ठे हो जा रहे हैं तब वो 0 बन जा रहा है। जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इक्वल नंबर्स पे जब आ जाएं, जब अपोजिट चार्जेस इक्वल नंबर्स में आ जाएं, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी 0 पाया जाता है। वो बॉडी चार्ज की तरह बिहेव नहीं करता, एक चार्ज बॉडी की तरह बिहेव नहीं करता अगर दोनों टाइप की चार्जेस इक्वल नंबर्स में हो, ठीक है। तो इसलिए उसने बस बोल दिया कि एक पॉजिटिव चार्जेस है, एक निगेटिव चार्जेस, बोल बिकॉज उनका सम 0 बन जा रहा है, इस कारण से उसने बोल दिया। इससे पहले इनका नाम कुछ और था, ठीक है। पहले विट्रियस चार्ज एंड रेजिनुअस चार्ज कहा जाता था इसको। तो डिफरेंट टाइम पे इसके अलग अलग नाम रखे गए इन दोनों टाइप्स ऑफ चार्जेस के, ठीक है। कोई और चार्ज का नाम होता है तो तुम कंफ्यूज नहीं होते, बट बिकॉज पॉजिटिव निगेटिव है तुम कंफ्यूज होते हो। तुम्हें सिर्फ इसकी वैल्यू से मतलब है, कितनी चार्ज की वैल्यू है। नेगेटिव पॉजिटिव से सिर्फ ये दिखाता है कि दो अलग अलग टाइप के चार्ज है, दो अलग अलग टाइप के चार्ज है। ये कभी मत सोचना कि नेगेटिव वैल्यू की वैल्यू बिकॉज नेगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव से किसी तरीके से कम है, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास अगर 2e है, 2+2e किसी के ऊपर चार्ज है, दैट मीन उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है। और किसी के पास अगर -2e है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स कम या 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो उससे हम लोग ये नहीं बोल सकते वैल्यू ऑफ चार्ज किसी एक में ज़्यादा है, वैल्यू ऑफ चार्ज किसी दूसरे में कम है। दोनों में चार्ज की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, बस टाइप ऑफ चार्जेस अलग अलग है। दोनों के अंदर टाइप ऑफ चार्ज अलग अलग है, वैल्यू बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अगर तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना भी चाहते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चार्ज को अरेंज करना भी चाहते हो, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन न्यूट्रॉन जो मिनिमम है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की जो चार्ज है वो बिल्कुल सेम है, उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम है, बस उनका नेचर डिफरेंट है। उस अलग अलग नेचर को हम लोग बोल सकते हैं कि एक में ए टाइप का चार्ज है, एक में बी टाइप का चार्ज है, एक में विट्रियस टाइप का चार्ज है, एक में रेजिनुअस टाइप का चार्ज है, ऐसा भी कहते थे किसी टाइम पे। उसी तरीके से एक में पॉजिटिव टाइप का चार्ज है, एक में नेगेटिव टाइप का। सिर्फ ये 2 कैटेगरी का नाम दे दिया, उसको तुम कुछ भी बोल सकते हो, संता बनता ही बोल सकते हो। एक में संता टाइप का चार्ज है, एक में बनता टाइप का चार्ज है, चिंटू पिंटू कुछ भी नाम रख सकते हो। बस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बस नाम रखा गया है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के कारण कंफ्यूज मत होना।
देन अब एक थर्ड स्टेटमेंट है, वो भी तुम्हें याद रखना, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको भी नोट कर लो। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मीन्स, conservation of electric charges means that the total charge, conservation of electric charges means that the total charge of an isolated system, the total charge of an isolated system remains unchanged with time. Conservation of electric charges means that the total charge of an isolated system remains unchanged with time. जैसे टाइम गुजरेगा, अगर जितना भी टोटल चार्ज है, ठीक है, एक सिस्टम में, मान लो सिस्टम, तुमने पहले सिस्टम डिफाइन करना है कि 2 बॉडी है, 3 बॉडी है, कितना बॉडी है। अगर 2 बॉडी का सिस्टम डिसाइड कर लिया कि ये 2 बॉडी है मेरे सिस्टम है, तो इन दोनों बॉडीज पे जो कंबाइंड, जो फर्स्ट बॉडी का चार्ज है प्लस जो सेकंड बॉडी का चार्ज है पहले, और कुछ चीज़ें होने के बाद, कुछ प्रोसेस बीच में करेंगे हम लोग, उसके बाद अगर देखेंगे तो अगर सिर्फ ये 2 बॉडीज ही थे, आइसोलेटेड थे, मतलब बाहर से कुछ चार्ज आना जाना नहीं हो रहा है, इन दोनों बॉडीज के सराउंडिंग से इसके पास कोई चार्ज आ या जा नहीं रहा है, तो इन दोनों बॉडीज का टोटल चार्ज जो पहले था और जो बाद में होगा, किसी भी तरीके से दोनों एक्सचेंज कर ले आपस में, बाद में भी टोटल चार्ज सेम रहने वाला है। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड विथ टाइम। ऐसा ही हम लोगों ने कंडक्शन में देखा था। किस में देखा था हमने? कंडक्शन में देखा था। या किसी भी मेथड ऑफ चार्जिंग में ये बात सही है, किसी भी मेथड ऑफ चार्जिंग में ये बात सही है कि टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम विल रिमेन सेम जब तक वो आइसोलेटेड सिस्टम है। जब तक वो आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब बाहर से कोई चार्ज, इन जैसे 2 बॉडीज का सिस्टम है तो कोई थर्ड बॉडी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, सिर्फ इन दोनों के बीच में बात होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, सिर्फ अगर इन दोनों के बीच में ही चार्ज का लेना देना, आदान प्रदान चल रहा है, तो उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कहने का मतलब है, सपोज करो तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, तुम्हारे भाई के पास 50 रुपये हैं। तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, तुम्हारे भाई के पास 50 रुपये हैं। तुम दोनों को ही आपस में एक्सचेंज करना है, आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा नहीं कि कोई पापा से जाके पैसे लेके आ गया, कोई मम्मी से लेके पैसे आ गए, तो दैट मीन्स कि तुम लोग अगर बाहर से आ जा रहा है तब तो बात अलग है। बट अगर बाहर से कोई पैसे तुम्हें नहीं मिल रहे हैं, तुम दोनों के पास, एक के पास 100 रुपये, एक के पास 50 रुपये हैं, तुम दोनों आपस में जितनी मर्जी या ऐसा भी नहीं कि जाके खर्च करे, ठीक है ना, कोई ना खर्च करना ना कहीं से पैसे बाहर से लेना है, तुम दोनों के पास पैसे पड़े हुए, तुम दोनों आपस में जैसे मर्जी एक्सचेंज कर लो, तुम दोनों आपस में जैसे मर्जी एक्सचेंज कर लो, उनका टोटल 150 ही रहेगा। ऐसा हो सकता है तुम्हारे पास 100 था, उसके पास 50 था, तुमने उसके 50 भी छीन लिए, उसके पास 0 बचा, तुम्हारे पास 150 बचा, अभी भी टोटल कितना हो गया? 150। ठीक है, मान लो तुमने उसको 30 रुपीज़ दे दिए, अब तुम्हारे पास 70 बचा, उसके पास 80 बचा। तो जैसे मर्जी जितनी बार भी तुम लोग आपस में एक्सचेंज करते रहो, एक्सचेंज तुम 100 बार भी कर सकते हो आपस में, लेकिन हमेशा टोटल जो वैल्यू होगी वो टोटल वैल्यू 150 ही रहेगी। अगर तुम्हारे पास 100, उसका 50 है, टोटल वैल्यू 150 ही रहेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो उसके लिए आइसोलेटेड सिस्टम होना ज़रूरी है कि बाहर से ना तो चार्ज आना चाहिए, ना तो चार्ज कहीं सिस्टम का चार्ज बाहर जाना चाहिए। जैसे तुम दोनों का पैसा ना तो तुम लोगों ने कहीं खर्च करना, ना तुम लोगों ने कहीं और से पैसा लेना है, तुम लोगों ने आपस में ही एक्सचेंज करना है। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। इसका मीनिंग क्लियर है? ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड विथ टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब एक और लाइन में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। दिस मीन्स दैट व्हेन बॉडीज आर चार्ज्ड थ्रू फ्रिक्शन, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, बट नो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज। कभी भी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज अलाउड नहीं है। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज कभी भी नहीं होता। हमेशा क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स क्लियर है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इन तीनों के स्टेटमेंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, लिख के रखना। ठीक है, नोट करके रखना और इसको पेपर से पहले जरूर रिवाइज करके जाना। देन चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये जो 2 टाइप्स ऑफ चार्जर्स का मिसकंसेप्शन होता था,
उसी को हाईलाइट करने के लिए मैंने एक बार फिर से एम्फसाइज कर दिया है। तो अब तो तुम कर ही लोगे इसको। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ चार्जेस, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ दो नाम है जो गिवन थे। ये नाम किसने दिया था? ये नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक है, और ये नाम काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, लोगों के दिमाग में काफ़ी मिसकंसेप्शन रहता है इसको लेकर के। बट मेरे ख्याल से अब तुम्हें क्लियर होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ एक नाम है, इसको ज़्यादा हाईलाइट मत कर। ये मत सोचना कि नेगेटिव वाला 0 से कम है, ये कभी मत सोचना। देन इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इस पर टाइम लगाने की ज़रूरत है। मेरे अकॉर्डिंग क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछ लेना अलग से। ठीक है, ठीक है, अब अगले स्लाइड पे मूव कर जाते हैं। तो अब ये स्लाइड है फॉर प्रॉब्लम सम्स ऑन कंडक्शन। तो कुछ प्रॉब्लम सम्स कंडक्शन पे आ सकते हैं। ठीक है, तो उसकी थ्योरी यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन में बेसिकली क्या गिवन होता है, तुम्हें पता होता है कि दो बॉडीज़ होते हैं, दोनों पे इनिशियली कुछ चार्ज हो सकता है, या किसी एक पे चार्ज, कोई एक न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों बॉडीज़ को कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो आफ्टर कंडक्शन फाइनल चार्ज क्या होगा? इनिशियल चार्ज तुम्हें गिवन होगा, तुम्हें फाइनल चार्ज बताना होगा कि फाइनल चार्ज क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें दो तरह के केस बनते हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 है कि फर्स्ट बॉडी पे क्यू चार्ज है, सेकेंड बॉडी न्यूट्रल है। फर्स्ट बॉडी चार्ज है, सेकेंड बॉडी न्यूट्रल है। ठीक है ना, फर्स्ट बॉडी पे क्यू चार्ज है, सेकेंड बॉडी पे 0 चार्ज है। अगर ऐसा केस है तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जब चार्जेस आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब आपस में ट्रांसफर ऑफ चार्ज कह सकते हैं, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ चार्ज फाइनली क्या वैल्यू होगी चार्ज की दोनों बॉडीज़ के ऊपर? आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फाइनली क्या होगी वैल्यू दोनों बॉडीज़ के ऊपर? तो उसके लिए क्या है बेसिक थ्योरी कि जितना चार्ज एक बॉडी लूज़ करेगा उतना ही चार्ज दूसरा बॉडी गेन करेगा। ठीक है ना, एक बॉडी जितना चार्ज लूज़ करेगा उतना ही दूसरा बॉडी गेन करेगा। और हम लोग ऐसा देखते हैं कि जब कंडक्शन होता है तो कंडक्शन तब तक होता है जब तक दोनों बॉडीज़ पे चार्ज सेम नहीं हो जाता। जैसे ही दोनों बॉडीज़ पे चार्ज की वैल्यू सेम हो जाएगी कंडक्शन रुक जाएगा। जैसे ही दोनों बॉडीज़ पे चार्ज सेम हो जाएगी कंडक्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सपोज कर लिया कि इफ़ एक्स चार्ज इज लॉस्ट बाय कैपिटल क्यू एंड एक्स चार्ज इज गेन्ड बाय सेकेंड बॉडी। फर्स्ट बॉडी ने एक्स चार्ज लूज किया, दूसरे बॉडी ने एक्स चार्ज गेन कर लिया। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो होना चाहिए। इस कारण से एक बॉडी जितना चार्ज लूज करेगा तो उतना ही चार्ज दूसरा बॉडी गेन करेगा। तो जब लूज किया एक्स चार्ज तो कितना बच गया उसके ऊपर चार्ज? रिमेनिंग चार्ज हो जाएगा क्यू माइनस एक्स, और दूसरे वाली बॉडी पे टोटल चार्ज कितना बनेगा फाइनली? 0 प्लस एक्स, बिकॉज नेक्स्ट गेन किया है। तो क्यू माइनस एक्स जिसने एक्स लूज किया इक्वल टू 0 प्लस एक्स जिसने एक्स गेन कर लिया। तो क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 0 प्लस एक्स, दोनों का चार्ज फाइनली सेम होना चाहिए। तो यहाँ से निकल के आया कि एक्स की वैल्यू क्यू अपॉन 2। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? एक्स इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2। ये कैलकुलेशंस खुद से भी करके देख लेना। ठीक है, तो दोनों में फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा? क्यू माइनस एक्स एंड 0 प्लस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। क्यू माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाई 2, 0 प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाई 2। तो फाइनल चार्ज हो जाता है क्यू बाई 2 क्यू बाई 2। तो इनिशियली अगर क्यू एंड 0 है तो फाइनल चार्ज होता है क्यू बाई 2 क्यू बाई 2। ऐसे ही सेकेंड केस देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड केस में क्या है हमारे पास कि इनिशियली अगर एक बॉडी पे Q1 चार्ज है, दूसरे पे Q2 चार्ज है। फर्स्ट बॉडी पे Q1, सेकेंड बॉडी पे Q2। फिर से सेम थ्योरी हमने अप्लाई करना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो Q1 वाले ने अगर x लूज़ किया तो Q2 वाला x गेन करेगा। Q1 वाले ने x लूज़ किया तो Q2 वाला x गेन करेगा। ठीक है, तो Q1 माइनस एक्स इक्वल्स टू Q2 प्लस एक्स, फाइनली दोनों का चार्ज सेम होना चाहिए। तो Q1 माइनस एक्स इक्वल्स टू Q2 प्लस एक्स। तो यहाँ से x निकालने की कोशिश करेंगे तो x आ जाएगा Q1 माइनस Q2 होल अपॉन 2। एक्स इक्वल्स टू आ रहा है Q1 माइनस Q2 होल अपॉन 2। ठीक है ना, तो जैसे ही ये आ गई वैल्यू, अब तुम्हें चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी, चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी निकालना है। तो मतलब Q1 माइनस एक्स निकालना है तुम्हें और Q2 प्लस एक्स निकालना है तुम्हें। तो जैसे ही तुम निकालोगे Q1 माइनस एक्स यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स, तो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास Q1 प्लस Q2 बाई 2, और दूसरे बॉडी पे भी आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो बेसिकली दोनों का एवरेज हो जाता है। अगर दोनों पे कुछ चार्ज बचा है तो दोनों का एवरेज Q1 प्लस Q2 बाई 2 दोनों पे फाइनली मिलेगा तुम्हें। तो ये रिजल्ट याद रखना। फर्स्ट बॉडी पे अगर Q1 चार्ज, सेकंड पे अगर Q2 चार्ज है, तो आफ्टर कंडक्शन फाइनली कितना होता है? Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2 दोनों पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको तुम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो इस रिजल्ट को, और रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन मतलब जो अगली स्लाइड पे जो 5-6 न्यूमेरिकल्स मैं तुम्हें दूंगा तो उन पर तुम इसको अप्लाई करके देखना, और इसके सॉल्यूशंस तुम मुझे भेजोगे।
तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल है तुम्हारे पास। तो जो फर्स्ट बॉडी के चार्ज है बेसिकली उसको Q1 बोल सकते हैं। सेकेंड बॉडी के चार्ज है इनिशियली वो Q2 है। तो Q1 की लिस्ट में मिल गई, Q2 की लिस्ट में मिल गई। अब तुम्हें फाइनल चार्जेस बताने हैं कि दोनों पे कितना कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने लास्ट स्लाइड में बता रखा है, डिस्कस कर रखा है। Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2 दोनों पे आता है फाइनली 10, 0, 20, 2। ठीक है ना, 21 पे 0/2 है। तो इस सारे क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व करके बताना है कि इसमें क्या क्या आंसर आएगा। जैसे 2 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, तुम्हें 2 के आंसर बता देता हूँ क्या क्या होगा। अगर 10 और 0 है तो क्या हो जाएगा, अगर 10 और 0 पिक करते हैं तो बन जाएगा 10 प्लस 0/2 यानी 5। दूसरी बॉडी पे भी 10 प्लस 0/2 5, Q1 प्लस Q2/2। इस तरीके से करके तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो 5 5 दोनों पे आ जाएगा, तो दोनों पे इक्वल आ गया चार्ज। तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा, कंडक्शन वहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है ना, तो तब तक कंडक्शन चलता जब तक दोनों में फाइनली चार्ज इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से, तुम्हें सारा कुछ क्लियर है यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक मेजर पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, हम लोग कहते हैं कूलम्स लॉ। उसको समझना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ किसके बारे में बताता है? कूलम्स लॉ बताता है अबाउट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, तो क्या कहता है कूलम्स लॉ? Force of interaction between two charges is proportional to the product of charges and is inversely proportional to the square of separation between them। तो ये स्टेटमेंट याद रखना। कूलम्स लॉ क्या होता है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो मैथमेटिकली क्या बन गया ये? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट डालेंगे तो क्या बन जाएगा? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो गया K। ठीक है, तो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है कूलम्स लॉ। मैथमेटिकली F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है कूलम्स लॉ। डन। ठीक है, तो उस K की जगह पे हम लोग एक और फॉर्म लिखते हैं, F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R स्क्वायर। तो ये फॉर्म भी नोट कर लेना, F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R स्क्वायर। ये होता है फॉर वैक्यूम। ये किसके लिए होता है? ये होता है फॉर वैक्यूम। तो K की वैल्यू 1/4πε0 होती है इन वैक्यूम। ठीक है, तो इसको हम लोग और डिटेल में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्या उसकी वैल्यूज आती हैं। सब बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे बढ़कर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी नोट कर लो बस, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक और फॉर्म क्या होता है? F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म्स आ गए। डन। कूलम्स लॉ में हमने देखा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, कूलम्स लॉ में हमने देखा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो अब हम लोग इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से थोड़ी जान पहचान बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है जान पहचान का किसी भी नए टर्म से, कि उसके यूनिट्स को पहचानो, उसके डायमेंशंस को पहचानो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो आजकल बोर्ड्स में जो MCQs वगैरह आ गए हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि डायमेंशंस क्या हैं K के, यूनिट्स क्या हैं K के। किसी भी नए टर्म में हमेशा यूनिट्स एंड डायमेंशंस पहले पढ़ना। कोई भी ऐसा टर्म नहीं बचना चाहिए जिसका तुम्हें यूनिट्स एंड डायमेंशंस ना आता हो। ठीक है, तो K के डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, K के यूनिट्स कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर तुम्हें बाकी सारे टर्म्स का पता हो, डायमेंशन तुम्हें F का पता हो, Q1 Q2 का पता हो, R का पता हो, तो तुम निकाल सकते हो K के डायमेंशंस को। ठीक है, तो हम लोग देखना शुरू करते हैं बाकी टर्म्स के डायमेंशंस क्या क्या हैं। तो R सबसे सिंपल टर्म है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। R के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? M0 L1 T0। R के डायमेंशंस हो जाएंगे M0 L1 T0। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग डायमेंशन देखें Q1 Q2 दोनों ही चार्जेस हैं, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। Q1 Q2 के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? चार्ज का डायमेंशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्ज का डायमेंशन क्या होता है। चार्ज का डायमेंशन होता है A1 T1। क्या होता है चार्ज का डायमेंशन? A1 T1। Q का डायमेंशन A1 T1। अब बच गया हमारे पास एक ही टर्म फोर्स। F के डायमेंशंस क्या होते हैं? तो वो तुम निकाल सकते हो यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। F इक्वल्स टू ma होता है। F इक्वल्स टू ma। मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m1 L0 T0। मास का डायमेंशन हो जाएगा m1 L0 T0।
और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, जहाँ वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इन सबको जब पुट करोगे तो एक्सेलरेशन का आ जाएगा डायमेंशन L1 t टू द पावर -2। एक्सेलरेशन का होता है m0 L1 m0 L1 t टू द पावर -2, m0 L1 t टू द पावर -2। एफ का क्या हो जाएगा? एफ इक्वल्स टू एम में, तो वो हो जाएगा एफ का डायमेंशन हो जाएगा m1 L1 t टू द पावर -2। ठीक है, तो ये डायमेंशन निकालना आता है तुम लोगों को या नहीं आता है? मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये आता होगा डायमेंशन कैलकुलेट करना। ठीक है ना? अगर किसी को नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे तुम स्पेशली मैसेज भेज के पूछ लेना कि तुम्हें डायमेंशंस निकालना नहीं आता। मैं तुम्हें इसको डिटेल में समझा दूंगा कि क्या होता है, और मैं और भी एग्जांपल्स भेज दूंगा तुम्हें, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, 2 डायमेंशंस तुम्हें याद रखना है हमेशा, एक फोर्स का डायमेंशन, एक एनर्जी का डायमेंशन हमेशा याद रखना है। तो फोर्स को हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज बहुत कॉमनली फोर्स का डायमेंशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें। फोर्स का डायमेंशन याद रखना है। फोर्स का डायमेंशन होता है, एफ का होता है m1 L1 t टू द पावर -2। एफ का क्या होता है? m1 L1 t टू द पावर -2। क्लियर है? अब हमें k का डायमेंशन निकालना था, तो हमने क्या किया? सारे टर्म्स को एक तरफ ले गए, k को एक तरफ रखा हमने। तो k की वैल्यू क्या आ गई? k हो गई एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। k हो गया एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो अपने रजिस्टर पे तुम इसको प्रैक्टिस करना, मतलब ट्राई करो इस क्वेश्चन को खुद से करने का, है ना? एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो यहाँ पे जब सबके डायमेंशंस तुम पुट करोगे तो तुमको k की वैल्यू मिल जाएगी, k का डायमेंशन मिल जाएगा। तो एफ का डायमेंशन पुट कर दोगे यहाँ m1 L1 t टू द पावर -2, आर का डायमेंशन पुट करोगे m0 L1 t0, और उसका स्क्वायर करोगे, बिकॉज आर का स्क्वायर और डायमेंशन का स्क्वायर करना होगा, अपॉन चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज है, तो चार्ज को चार्ज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो चार्ज के डायमेंशन का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास आएगी k के डायमेंशन की वैल्यू आएगी। तो ये करके मुझे तुम बताना कि k के डायमेंशंस क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो करके तुम चाहो तो एनसीईआरटी से भी चेक कर सकते हो, एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन एनसीईआरटी क्लास 11th के बैक में जो है वो सारा दे रखा है एक साथ लिस्ट। मेरे ख्याल से 12th वाले बुक में भी दे रखी होगी डायमेंशन। इन केस अगर तुम्हें नहीं मिलता है, क्यों इतना मेहनत करोगे? सबसे इजी वे आउट है कि तुम मुझे भेज दो, मैं चेक कर दूंगा कि डायमेंशन तुम्हारा ठीक है या नहीं। क्लियर यहाँ तक बात? डायमेंशन निकालने तक हो गया हमारा काम। ऐसे हम लोग यूनिट्स भी निकाल सकते हैं, k के यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया हुआ है k इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, तो यहाँ पे अगर हर एक टर्म का यूनिट्स हम लोग पुट करेंगे तो हमें k के यूनिट्स मिल जाएंगे। हर एक टर्म के यूनिट्स क्या क्या है? f के यूनिट्स है न्यूटन, f का यूनिट है न्यूटन, r का यूनिट है मीटर्स, जैसा यूनिट होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। r का ऐसा यूनिट जो डिस्टेंस, उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर्स। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। ठीक है, तो k के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? न्यूटन। r का तुम्हें स्क्वायर करना है तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, तो हो जाएगा कूलम कूलम, तो क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। k के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है? k के यूनिट्स हो गए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये मैंने बता दिया, बिल्कुल ऐसे ही तरीके से तुम्हें डायमेंशंस भी निकाल लेते, तो डायमेंशंस तुम चेक कर लेना एक बार। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये k के डायमेंशंस हो गए, मतलब k के यूनिट्स हो गए। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, k के यूनिट्स हो गए, डायमेंशन तुम्हें कैलकुलेट करना ही बाकी है। अब k की जो वैल्यूज़ हैं, k की वैल्यूज़ के बारे में एक मैंने खास बात लिखी हुई है, इस पर ध्यान देना। क्या होती है k की वैल्यू? तो हम लोग ऐसे जनरली बोल नहीं सकते k की वैल्यू क्या है। k डिपेंड्स ऑन मीडियम, k डिपेंड्स ऑन मीडियम, किस मीडियम में तुमने दो चार्जेस को प्लेस कर रखा है। अगर दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है वो एयर है, सपोज करो दो चार्जेस के बीच में एयर है, तो वहाँ पर k की वैल्यू डिफरेंट आएगी। अगर वाटर है तो k की वैल्यू डिफरेंट आएगी। ऑयल रखा हुआ है उसके बीच में तो k की वैल्यू डिफरेंट आएगी। कोई मेटल आ गया, k की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स ऑन मीडियम, वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है ना? फॉर वैक्यूम ये वैल्यू हम लोग याद रखते हैं। इन वैक्यूम जो वैल्यू है तुमको याद रखनी है, ये वैल्यू k की वैल्यू इन वैक्यूम क्या होती है? k इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये एग्जाम में डायरेक्टली में ये वैल्यूज यूज़ करने को आ सकता है किसी न्यूमेरिकल के अंदर। तो k की वैल्यू याद कर लो, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नोट कर लिया इसको? ठीक है, किसी और मीडियम में होगा तो डिफरेंट वैल्यूज होंगी। देन एयर में भी हम लोग सेम यही वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन में अगर एयर दे रखा है कि दोनों के बीच में एयर है, तो वहाँ पर भी हम लोग सेम वैल्यू यूज़ करते हैं, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक सारी बातें? यूनिट्स, डायमेंशंस एंड वैल्यू ऑफ k हम लोगों ने देख लिया। डायमेंशंस तुम्हें कैलकुलेट करना है। देन अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं और k को और बेहतर समझते हैं कि k क्या है।
इस स्लाइड की हमारी हेडिंग है डिपेंडेंस ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी किस पे डिपेंड करता है। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो k था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो मीडियम पे डिपेंड करता हुआ पाया जाता है। मीडियम पे क्यों डिपेंड करता है? मीडियम के पास एक प्रॉपर्टी होती है, हर मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं उस मीडियम की परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? उस मीडियम की परमिटिविटी। तो मीडियम की परमिटिविटी पे ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? k इक्वल्स टू 1/4 पाई, साथ में तुम्हें एक कुछ सिंबल दिखाई दे रहा है, ई जैसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, कुछ ऐसा एक सिंबल दिखाई दे रहा है तुमको, तो उस सिंबल को ड्रॉ कर लो, उस सिंबल को अपने रजिस्टर में ड्रॉ कर लो और साथ में लिखो इट इज रेड एज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन EPSILON, एप्सिलॉन, ठीक है ना, EPSILON, एप्सिलॉन। तो उसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। और ये किस क्वांटिटी का सिंबल है? ये सिंबल है, एप्सिलॉन सिंबल रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को, ठीक है ना। एप्सिलॉन रिप्रेजेंट्स परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन रिप्रेजेंट्स परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो हर मीडियम के अंदर अपनी एक परमिटिविटी होती है, तो उस पर ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का मीनिंग क्या होता है? तो एक मैं तुम्हें रफली बता देता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर वो कनेक्टेड नहीं है, बट जब तुम लाइट की बात करते हो, ऑप्टिक्स तुमने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत 10th क्लास में लाइट के बारे में। तो लाइट की जो स्पीड होती है किसी मीडियम के अंदर, वो कुछ हद तक डिपेंड कर रही होती है दो प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम के ऊपर। वो डिपेंड करती है दो प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम के अंदर। उनमें से एक प्रॉपर्टी होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होता है परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, जो कि हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के अंदर, ठीक है। जब मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, तो तुम्हारा जो 4th चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट, इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट डिसाइड करता है कितनी स्पीड से लाइट ट्रैवल करेगा उस मीडियम के अंदर, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मीडियम की प्रॉपर्टी है। बेसिकली हर मीडियम की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है, परमिटिविटी की, परमिएबिलिटी की, उसके हिसाब से लाइट की स्पीड वहाँ पर डिसाइड होती है। तो वो पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4th में भी पढ़ेंगे, और एक चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम का आएगा, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत इसके बारे में तुम पढ़ोगे कि परमिटिविटी, परमिएबिलिटी कैसे स्पीड ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये वो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है। इसी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता हुआ हमें दिखाई दिया, कौन सी प्रॉपर्टी में डिपेंड करती हुई दिखाई दी? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कूलम्स लॉ का आ रहा था। तो कूलम्स लॉ का जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो इसी परमिटिविटी पे डिपेंड करता हुआ हमें दिखाई दिया। के की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हर मीडियम के लिए डिफरेंट आएगी। तो वैक्यूम के लिए क्या वैल्यू आती है इसकी? वैक्यूम के लिए हमने के की वैल्यू ऑलरेडी देख रखी है। कितनी वैल्यू थी के की? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो जो एप्सिलॉन होता है, तो एप्सिलॉन का सिंबल थोड़ा सा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो होता है उसमें एक अलग सा सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के लिए हम लोग इस एप्सिलॉन के साथ एक छोटा सा सर्कल जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो परमिटिविटी के साथ जो एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन के साथ एक सर्कल सा बना हुआ है, तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। सिर्फ वैक्यूम के लिए सिंबल यूज़ करते, सबके लिए नहीं करते। ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का सिंबल है, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं उसको? एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू नोट कर सकते हो और याद रखना ज़रूरी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद करना ज़रूरी है, ये भी MCQs में आ सकता है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12, और के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक काम करके देख सकते हो, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो इस काम करने के टाइम। बस ये क्रॉस चेक कर लो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर तुम कैलकुलेट करते हो, ठीक है, राइट हैंड साइड तुम कैलकुलेट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू।
वो जो वैल्यू आएगी वो k के इक्वल होनी चाहिए। 1/4πε0 जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो k के इक्वल होना चाहिए। तो 1/4πε0 के अंदर तुमको पाई की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यही यूज़ करोगे 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12। और जब फाइनल कैलकुलेशन करके आंसर निकालोगे तो वैल्यू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 आना चाहिए न्यूमेरिकली। क्लियर है यहाँ तक बातें? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? एक तो मैंने जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स उसमें से एक तो यही मैंने बोल रखा था कि ट्राई टू कैलकुलेट के यूजिंग दिस वैल्यू, तो वो मैंने भी तुम्हें डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है? फाइंड द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी नए टर्म का हमेशा क्या निकालते हैं हम लोग? यूनिट्स निकालते हैं, डायमेंशंस निकालते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का भी हमें यूनिट्स निकालना होगा, डायमेंशंस निकालना होगा। और ये बहुत ही सिंपल है। ये बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल है? बिकॉज हमने के के डायमेंशंस एंड यूनिट्स निकाल रखे हैं। अब k का रिलेशन क्या है? एप्सिलॉन नॉट का k इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब 1 जो होता है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। 1 एक कांस्टेंट है जिसके पास ना कोई यूनिट्स है ना कोई डायमेंशन है। 4 पाई क्या है? 4 पाई भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो एक ऐसा कांस्टेंट है जिसके पास ना कोई यूनिट्स है ना कोई डायमेंशन है। तो डायमेंशन सिर्फ किसके पास है? एप्सिलॉन नॉट के पास डायमेंशन है, जो कि डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है। एप्सिलॉन नॉट के पास डायमेंशन है जो कि डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है। तो जो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होगा और जो यूनिट्स होंगे वो k के यूनिट्स का रेसिप्रोकल होगा एंड k के डायमेंशंस का रेसिप्रोकल होगा। तो 1/k के यूनिट्स अगर तुम निकाल लो तो दैट विल गिव यू द यूनिट्स फॉर एप्सिलॉन नॉट एंड 1/ डायमेंशंस ऑफ k अगर कर दो 1/ डायमेंशंस ऑफ k अगर कर दो तो वो हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली क्या करना है हमने? k के यूनिट्स क्या थे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन n पावर में 1 लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर तो m पावर में 2 लिख सकते हैं, पर कूलम स्क्वायर तो क्या लिख सकते हैं? c⁻², ठीक है। n1 m2 c-2। तो ये यूनिट्स किसके थे? ये यूनिट्स थे k के। अगर हमें एप्सिलॉन नॉट का यूनिट्स निकालना है तो 1/दिस वैल्यू, तो सारे पावर्स जो है ना उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। पावर्स का साइन जस्ट निगेटिव कर देंगे, सबका साइन चेंज कर देंगे। न्यूटन का पावर 1 था तो अब -1 हो जाएगा। मीटर का पहले 2 था तो अब -2 हो जाएगा। कूलम का पहले -2 था तो अब +2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी c2n-1 m-2। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। करके देखना, ट्राई करना है इसको, है ना। और k के डायमेंशंस निकाल लोगे तो उससे एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस भी निकाल लेना और मुझे एक बार सेंड कर देना तुमने जो भी कैलकुलेट किया होगा, तो हम लोग उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। डन, यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है, ठीक है। तो आओ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इस स्लाइड में हम लोग कंपेयर करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड कूलम्स लॉ को। ये दोनों लॉ बहुत ज़्यादा सिमिलर है, दोनों लॉज बहुत ज़्यादा सिमिलर है और कुछ डिफरेंसेस भी हैं इनके बीच में, ठीक है। दोनों लॉज, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? F=g m1m2/r²। कूलम्स लॉ क्या आता है? F=k q1q2/r²। दोनों लॉज में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी है कि दोनों लॉज फॉलो कर रहे हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को। दोनों लॉज फॉलो कर रहे हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को। दोनों में F=1/r² है। दोनों में ही r² डिनोमिनेटर में आ रहा है। दोनों में ही r² डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो दोनों ही लॉ क्या कर रहे हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो ये इनकी सिमिलैरिटीज़ है, ठीक है। डिफरेंस क्या है इनके बीच में? एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो इनका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। तो इनका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। क्या डिफरेंस है? k की वैल्यू कितनी है? k की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। k की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जबकि कैपिटल G जो था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? 6.67 × 10⁻11, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, वो उसके यूनिट्स थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगर दोनों की वैल्यूज़ को चेक करते हैं, दोनों की वैल्यू में कौन सा बड़ा है वैल्यू और कौन सा छोटा है वैल्यू? 9 × 10⁻9 और वहाँ पर 6.67 × 10⁻11 -11, ठीक है। यहाँ 10⁻9 है। तो k की वैल्यू बहुत 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 बड़ी है। k की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल G। एक में 10⁻9 एक में 10⁻11 है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फर्क है। तो
के की वैल्यू बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू के की वैल्यू बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू कैपिटल जी। इस कारण से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत ही वीक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी वीक फोर्स है। इस कारण से अगर तुम दो इलेक्ट्रॉन्स को रखते हो तो उनका जो मास के कारण एक अट्रैक्शन होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए उनके बीच में, वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण जो रिपल्शन होना चाहिए वो रिपल्शन बहुत सिग्निफिकेंट है। दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होगा वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन उनके मास के कारण जो ग्रेविटेशनल के कारण अट्रैक्शन होना चाहिए था वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो इस कारण से कौन सा ज़्यादा सिग्निफिकेंट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स ज़्यादा सिग्निफिकेंटली दिखता है कि वो आपस में रिपेल करते हुए दिखते हैं। अट्रैक्ट होते हुए ग्रेविटेशन के कारण वो नहीं दिखाई देते, बिकॉज वो फोर्स बहुत ही वीक है। बात समझ में आ रही है? एक और डिफरेंस है जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट एक और डिफरेंस है, आगे आने वाले स्लाइड में तुम्हें मिल जाएगा कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वहाँ पे वो आ जाएगा। बट यहाँ पर भी एक बात समझ लो कि के एंड जी में एक डिफरेंस है, के एंड जी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। के की वैल्यू डिपेंड करता है, के की वैल्यू डिपेंड करते हुए हमें दिखाई दिया के डिपेंड्स ऑन मीडियम, कैपिटल जी डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। के डिपेंड्स ऑन मीडियम, कैपिटल जी डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। तो कैपिटल जी इज यूनिवर्सल, कैपिटल जी क्या है? वो यूनिवर्सल है, हर जगह सेम है उसकी वैल्यू, इसलिए उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बट कैपिटल के जो है, हमारे पास जो के है, के की वैल्यू डिपेंड करती है ऑन मीडियम। और जो हमने बोला 9×10⁹, ये सिर्फ वैक्यूम के लिए, ये हर जगह नहीं है, हर मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होगी। बट हमेशा इसका जो वैल्यू होगा वो कैपिटल जी से बहुत बड़ा होगा, कैपिटल जी से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है ना? तो यहाँ तक क्लियर है? अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है? और ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, तो इसको ट्राई करना एक बार तुम। और इसके ऊपर एक तो न्यूमेरिकल है, उसके बाद कहीं बैक एक्सरसाइज में जो वैल्यू आती है फाइनली उसका मीनिंग पूछा है कि इसका मीनिंग क्या निकलने वाला है। तो इंटरेस्टिंगली ये दो जगह पे ये क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी के अंदर। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो बिटवीन, फाइंड द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स and gravitational force. Find the ratio between electrostatic force and gravitational force between an electron and a proton. Find the ratio between electrostatic force and gravitational force between an electron and a proton. ठीक है? तो इसके लिए तुम्हें कुछ वैल्यूज चाहिए, अगर तुम्हें याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो नोट कर लो, नोट कर लो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻19 कूलम्स, ये एक निगेटिव वैल्यू होती है। तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 कूलम्स विथ निगेटिव साइन, तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू भी सेम होता है, पॉजिटिव साइन आता है, पॉजिटिव साइन 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 कूलम्स। चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 कूलम्स। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 कूलम्स, सिर्फ साइन डिफरेंट है दोनों के। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है, नोट करो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27 kg। 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27 kg। तो ये यूज़ करने तुम्हें वैल्यूज़ और बताना है तुम्हें कि रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना, सॉल्यूशन भेजना मुझे। क्लियर यहाँ तक सारी बातें? चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये वो क्वेश्चन है तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो घर पे, ठीक है? तो एक तरीके से होमवर्क समझ लो। एनसीईआरटी में तुम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बैक एक्सरसाइज से, बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तुम सॉल्व कर सकते हो। और एचसी वर्मा में बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक तुम सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शनल है। एचसी वर्मा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, जो करना चाहे, जो थोड़ा हायर एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सिर्फ उसी को करने की रिक्वायरमेंट है। जो लोग नहीं करना चाहें या अवेलेबल नहीं है बुक, नीट की तैयारी कर रहे हो, ज़रूरत नहीं है एचसी वर्मा को सॉल्व करने की, तो एनसीईआरटी पे फोकस करो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है? और किसी के पास अगर एचसी वर्मा अवेलेबल है, टाइम है और वो उसको करना चाहे मज़े के लिए, तो वो ये क्वेश्चन नंबर से अटेम्प्ट कर सकता है। अब जितनी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए उसके बेसिस पे वो इतने क्वेश्चन को कवर कर सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 to 12, ठीक है? ये कूलम्स लॉ के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन कूलम्स लॉ के हैं। कुछ और क्वेश्चन भी कूलम्स लॉ के हैं, बस साथ में
कूलम्स लॉ के साथ साथ वो और भी कॉन्सेप्ट्स 11th क्लास के यूज़ करते हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो भी वहाँ पे यूज़ होते हैं कुछ और क्वेश्चंस में। अच्छी वर्मा की बात कर रहा हूँ मैं, 12th क्वेश्चन के बाद जो कुछ क्वेश्चंस है वहाँ पे इक्विलिब्रियम एंड कूलम्स लॉ दोनों कंबाइंड है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर, नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग एक फॉर्मल कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहे हैं। सिमिलैरिटीज एक लिस्ट कर रखा है बिल्कुल फास्ट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों ही फॉलो करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को, हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। सेकेंड पॉइंट क्या है सिमिलैरिटी इनके बीच में? दोनों ही सेंट्रल फोर्सेज हैं, दोनों ही सेंट्रल फोर्सेज हैं। जिनको नहीं पता है कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, शॉर्ट में नोट कर सकते हो तुम कि शॉर्ट सेंट्रल फोर्स क्या होता है। एक फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स कब कहते हैं? इफ द फोर्स, if the direction of the force, if the direction of the force is along the line joining the two bodies, if the direction of the force is along the line joining the two bodies, then such a force is called as a central force. ठीक है? If the direction of the force is such that it is along the line joining the two bodies, then the force is called as a central force. इससे कुछ खास इफेक्ट्स होते हैं, कुछ खास रिजल्ट्स होते हैं सेंट्रल फोर्स के, ठीक है। जब भी सेंट्रल फोर्स होता है तो जो उसके कारण मोशन होता है, उसके कारण जो मोशन क्रिएट होता है वो मोशन प्लेनर मोशन होता है। कैसा होता है? सर्कुलर मोशन या प्लेनर मोशन मोस्टली होता है उसके अंदर, एलिप्टिकल हो सकता है। जैसा भी होगा एक प्लेन के ऊपर लाई करेगा, 2 डायमेंशन, ठीक है ना, वो सिर्फ 2 डायमेंशन पर लाई करेगा, कभी वो 3 डायमेंशनल मोशन नहीं होगा। जो भी सेंट्रल फोर्स है उसके कारण मोशन कभी भी 3 डायमेंशनल नहीं हो सकता, दोनों के कारण मोशन 2 डायमेंशनल ही होता है। इस कारण से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो मोशन क्रिएट होता है, जैसे प्लैनेट्स का होता है अराउंड द सन, प्लैनेट्स का मोशन अराउंड द सन वो एक इलेप्टिकल मोशन है, ठीक है ना, इलेप्टिकल पाथ को फॉलो करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे ही जो तुमने पढ़ा था बेसिक बोर्स मॉडल के हिसाब से, तो प्रोटॉन के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो किस तरह के पाथ को फॉलो करता है? वो फॉलो करता है सर्कुलर पाथ को, ठीक है। ऑर्बिट कैसे होते हैं? ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो जो ऑर्बिट्स या शेल्स होते हैं उनका शेप जो सर्कुलर शेप आता है वो इस कारण से आता है बिकॉज ऑफ सेंट्रल फोर्स, क्योंकि जो फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है। भले ही पाथ से अगर ना भी हो, पाथ अगर सर्कुलर या ना भी हो, इलिप्टिकल हो सकता है, जैसा मर्जी हो, बट वो हमेशा 2 डायमेंशन के ऊपर ही लाई करेगा, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज सेंट्रल फोर्स में जो होता है, सेंट्रल फोर्स के लिए क्या होता है, जो फोर्स होता है इट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन एज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द 2 बॉडीज। इसके कारण क्या होगा कि जो आर वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर इज पैरेलल टू एफ वेक्टर होता है। क्या होता है? आर वेक्टर इज पैरेलल टू एफ वेक्टर। जिनको रोटेशनल मोशन थोड़ा क्लियर है तो वो इस बात को नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, बाकी लोग सिर्फ नोट कर सकते हैं, समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा उनके लिए। बट तुम लोग डिस्कस कर सकते हो अलग से मुझसे अगर तुम जानना चाहते हो उसके बारे में। तो इसके लिए बेसिकली 3 पॉइंट्स आते हैं। एक होता है आर वेक्टर इज पैरेलल टू एफ वेक्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आर वेक्टर इज पैरेलल टू एफ वेक्टर, ठीक है। बिकॉज आर वेक्टर इज पैरेलल टू एफ वेक्टर, तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर कितना हो जाएगा? 2 पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0, 2 पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0। तो आर वेक्टर इज पैरेलल टू एफ वेक्टर सिंस इट इज सेंट्रल फोर्स, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर कितना हो जाएगा? इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर अगर 0 आ रहा है तुम्हारे पास, दैट मीन्स कि टॉर्क 0 है। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर 0 का मतलब है टॉर्क 0 है। अगर टॉर्क 0 है तो क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है ना। अगर एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व्ड रहना है तो मतलब उसका डायरेक्शन भी सेम कांस्टेंट रहना चाहिए, वैल्यू भी कांस्टेंट रहना चाहिए। बिकॉज डायरेक्शन कांस्टेंट है एंड डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन जहाँ पे मोशन हो रहा है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन जहाँ पे मोशन हो रहा है। समझ आ रही है बात? एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन जहाँ पे मोशन हो रहा है, बिकॉज वो आर क्रॉस वी होता है। आर क्रॉस वी वेलोसिटी वेक्टर एंड आर वेक्टर जो होता है वो दोनों प्लेन ऑफ मोशन पे लाई कर रहे होते हैं। आर वेक्टर एंड वी वेक्टर लाइज ऑन द प्लेन ऑफ मोशन, तो आर क्रॉस वी विल लाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट रहना है तो आर क्रॉस वी को कांस्टेंट रहना है,
आर क्रॉस वी को कांस्टेंट रहना है, इसका मतलब कि जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वो कांस्टेंट रहना है, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट रहना है। अगर उसका डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा, अगर उसका डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा तो आर एंड वी कैन नॉट लीव द प्लेन, उसको अपने प्लेन पे ही लाई करना होगा, प्लेन को छोड़ नहीं सकते, किसी और प्लेन पे वो नहीं जा सकते, बिकॉज वो किसी और प्लेन पे जाएंगे तो उनका जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वो भी अपना एंगल डायरेक्शन चेंज करना चाहेगा, जो यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क जीरो है। टॉर्क जीरो इसलिए है बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है। किस टाइप की फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, तो जिन लोगों ने मेरे साथ 11th किया है उन्हें तो पक्का क्लियर हो चुका होगा। कोई नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं तो रोटेशनल मोशन से कनेक्टेड ये चीज़ें, और थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन के साथ में भी हम लोगों ने देख रखा है। आर वेक्टर पैरेलल टू एफ वेक्टर कैसे है वो तो मैं तुम्हें आने वाले स्लाइड्स में बता दूंगा। आने वाले स्लाइड्स में जब हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आर वेक्टर पैरेलल टू एफ वेक्टर मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि सेंट्रल फोर्स क्यों बोल रहे हैं, सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या है, वो मैं तुम्हें आने वाले स्लाइड्स में दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर टॉर्क होता है ये तुमको पता होना चाहिए, बिकॉज ये रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आर वेक्टर पैरेलल टू एफ वेक्टर बिकॉज इट इज सेंट्रल फोर्स, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है, बिकॉज ये क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें बेसिक वेक्टर्स में पता होना चाहिए। टॉर्क जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है, ये तुमको पता होना चाहिए, रोटेशनल मोशन में सबको ही पता होगा मेरे ख्याल से कि टॉर्क का डेफिनेशन होता है आर क्रॉस एफ। तो अगर आर क्रॉस एफ 0 है तो टॉर्क 0 है, अगर आर क्रॉस एफ 0 है तो टॉर्क 0 है। टॉर्क 0 है तो क्या कंजर्व रहता है तुम्हें पता होगा कि जब भी टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, जब भी टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, इतना तो पता ही होगा जिन्होंने भी रोटेशनल मोशन थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे 11th में रोटेशनल मोशन को स्किप करके चलते हैं तो उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, वो टॉपिक तो बहुत लोग छोड़ जाते हैं इस टॉपिक को। टॉर्क 0 है तो क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट का मेन इफेक्ट क्या होता है कि प्लेन ऑफ मोशन विल रिमेन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व जहां भी होगा तो वहां प्लेन ऑफ मोशन विल रिमेन सेम, मतलब द मोशन इज प्लेनर मोशन, जिन बॉडीज के बीच में ये फोर्स होगा तो वो मोशन प्लेनर मोशन वो शो करता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। किस टाइप के फोर्स होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स तो देखो तुम्हें याद होना चाहिए, बिकॉज वर्क एनर्जी पावर में तुमने कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़े थे, ये याद होना चाहिए डेफिनेशन। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक बॉडी को लेके जाओ अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक बॉडी को लेके जाओ अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, तो क्या होगा? वर्क डन इस पाथ इंडिपेंडेंट। अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो फोर्स कंजर्वेटिव होगा, अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो वो क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही फोर्सेस के लिए वर्क डन पाथ पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, वर्क डन पाथ पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। इस कारण से ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। एक और खास बात होती है कि एक पॉइंट से अगर तुमने स्टार्ट किया और किसी भी तरीके से पाथ फॉलो करके अगर तुम सेम पॉइंट पे वापस आते हो, वर्क डन इन अ राउंड अबाउट, अगर राउंड अबाउट मोशन है जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंड कर रहा है तो वर्क डन विल बी 0, ठीक है। तो ये खास बात होती है कंजर्वेटिव फोर्स की। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल तुम्हें याद होगा, फ्रिक्शन होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल। तो यहाँ तक की बातें कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 ऑप्शन तुम्हें पता होगा। सिमिलैरिटीज फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड, प्लेनर मोशन दोनों ही रिजल्ट करते हैं, ठीक है ना, दोनों में प्लेनर मोशन फाइनली आता है तुम्हारे पास। क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा डिफरेंसेस देख लेते हैं इनके। तो डिफरेंसेस क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में? पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉज्ड बाय द चार्ज ऑफ द बॉडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉज्ड बाय द चार्ज ऑफ द बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉज्ड बाय द मास ऑफ द बॉडी। बहुत ही क्लियर ये बात। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगला जो डिफरेंस है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 टाइप के देखे जाते हैं, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशन में क्या होता है? ग्रेविटेशन में ओनली अट्रैक्टिव, इट कैन नेवर बी रिपल्सिव। ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव कभी देखा ही नहीं जाता, वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। 2 बॉडीज
ग्रेविटेशन के कारण हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कभी रिपेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू, कंपेरेटिवली बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंपेरेटिवली ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंपेरेटिवली बहुत 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 वीक फोर्स है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात। और ये डिफरेंस क्यों आया था, बिकॉज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू में बहुत डिफरेंस है। के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, और कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 होता है। तो वहाँ पे बहुत फर्क आ जाता है दोनों की वैल्यूज़ में। तो जिसकी कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी बहुत बड़ी है, वहाँ पे मोस्टली जो वैल्यूज़ आते हैं फोर्सेस की वैल्यू भी काफ़ी बड़ी दिखाई देते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास आता है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। क्लियर है बात? ये 4 पॉइंट्स बहुत ही क्लियर होंगे मेरे ख्याल से, हम लोगों ने ऑलरेडी सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रखे हैं। तो ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। ये जो हमारा लेक्चर है आज का, इसका जो टोटल लेंथ है, इस लेक्चर का टोटल लेंथ, ये इक्विवेलेंट टू 2 लेक्चर्स के इक्वल है। ठीक है, काफ़ी लंबा लेक्चर बन गया है। तो बेसिकली क्या है कि कूलम्स लॉ और जो भी थियोरेटिकल पार्ट था वो हमने डिस्कस किया अभी। इसके बाद अगर तुम चाहो तो थोड़ा रेस्ट ले सकते हो, तो वीडियो को पॉज करके तुम थोड़ा रेस्ट ले लो। थोड़ी देर के बाद हल्का पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते हुए, जो तुमने पढ़ रखे हैं चीज़ें उनको रिवाइज करते हुए फिर तुम आगे के वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फ्यू न्यूमेरिकल ऑन कूलम्स लॉ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं कूलम्स लॉ के ऊपर, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, नोट कर लो, 2 चार्जेस Q and 4Q, 2 charges Q and 4Q are placed at a distance L apart। तो उनका जो डिस्टेंस था, जो हम लोग स्मॉल r लिखते थे, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, L दे रखी है। 2 charges Q and 4Q are placed at a distance L apart. Where should a third charge be placed? Where should a third charge be placed on the line joining the charges so that system is in equilibrium? तो तुम्हें एक थर्ड चार्ज रखना है, उसकी वैल्यू नहीं बताई गई, उसकी वैल्यू कुछ भी हो, इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू, जो मर्जी वैल्यू की चार्ज तुम रखो। अगर वो चार्ज तुम कहीं, तुम बताना कि तुम कहाँ पे प्लेस करोगे, ताकि तुम जहाँ भी प्लेस करो वहाँ पे उसकी वो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहना चाहिए, वो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहना चाहिए। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहने का मतलब है कि बेसिकली जो थर्ड चार्ज आ रहा है वो उस पर कोई भी फोर्स ना लगे, उस पर टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। तो तुम थर्ड चार्ज लेके आओ, उस पर टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब तुम्हें बताना है कि किस डिस्टेंस पे रखना चाहते हो तुम उसको, ताकि टोटल फोर्स ऑन दैट चार्ज इज 0, टोटल फोर्स ऑन दैट चार्ज इज 0। आगे बात समझ? ठीक है, तो अपने मन से तुम मान सकते हो कि उस चार्ज की वैल्यू कैपिटल क्यू है। जिस चार्ज को तुम लेके आ रहे हो उसको तुम लोग, बिकॉज क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, तुम लोग उसको मान सकते हो कि वो कैपिटल क्यू है। ठीक है, तो तुम मान सकते हो कि बीच में तुमने कहीं, इन 2 पॉइंट्स के बीच में तुमने कहीं पे उसको प्लेस कर दिया, और फिर कितने डिस्टेंस में मान लोगे, मान लो कि क्यू, स्मॉल क्यू वाले से जो कैपिटल क्यू का डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, और 4Q के साथ जो डिस्टेंस है वो L माइनस आर है। ठीक है, स्मॉल क्यू के साथ R है और 4Q के साथ L माइनस आर है। तो ये मानते हुए तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो, क्वेश्चन को अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करो, जिसको थोड़ा बहुत आता है। अगर नहीं आता तो खैर चलो कोई बात नहीं, देख लो सोल्यूशन, बट सेकंड जो इसके बाद क्वेश्चन होगा उसको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ट्राई कर लो क्वेश्चन को थोड़ा, उसके बाद देखना वीडियो, ज़्यादा बेटर होगा कि तुम खुद से अगर ट्राई कर लो। ठीक है, तो आओ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे इसका सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, बट पहले तुम खुद से ट्राई कर लो। ओके, तो ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 चार्जेस को मार्क कर रखा है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स बेसिकली मार्क कर सकते हो। पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, तो स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट्स को मार्क किया। एक तरफ A मार्क किया हुआ है, पॉइंट A,
तो उस लाइन का स्टार्टिंग ए कैपिटल ए है, ठीक है, लाइन का एंडिंग कैपिटल बी है, और जहाँ पे तुम थर्ड चार्ज को प्लेस कर रहे हो उस पॉइंट को हमने बोला कैपिटल सी। तो ए, बी और सी, तीन चार्जेस की बात हम लोग करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है स्मॉल क्यू। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है 4 टाइम्स स्मॉल क्यू। ए की वैल्यू है स्मॉल क्यू, बी की वैल्यू है 4 टाइम्स स्मॉल क्यू, सी की वैल्यू है कैपिटल क्यू। सी की वैल्यू कैपिटल क्यू जो कि एक अननोन चार्ज है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। सी की वैल्यू है कैपिटल क्यू जो कि एक अननोन चार्ज और कैलकुलेट करना बाकी है हमें, ठीक है। अच्छा, अब तुम फोर्स मार्क करोगे कि अब स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, अगर कैपिटल क्यू को पॉजिटिव मान के चलते हैं, कैपिटल क्यू को क्या मानते हैं? पॉजिटिव मान के चलते हैं। कैपिटल क्यू को अगर पॉजिटिव मान के चलते हैं तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? स्मॉल क्यू पॉजिटिव है, कैपिटल क्यू भी पॉजिटिव है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन होगा, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर को दिखाई देगा हमें? फोर्स उसको लेफ्ट की तरफ, कैपिटल क्यू पे जो फोर्स लगेगी वो लेफ्ट की तरफ होगी या राइट की तरफ होगी? कैपिटल क्यू पे फोर्स लेफ्ट की तरफ होगी या राइट की तरफ होगी? क्योंकि वो रिपल्शन है, वो उसको पुश अवे कर रहा है, तो फोर्स हो जाएगा राइट की तरफ, फोर्स हो जाएगा राइट की तरफ। तो वहाँ पे लिख सकते हो, राइट की तरफ मार्क करके लिख सकते हो। देखो वहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है, राइट की तरफ मार्क करके लिखा हुआ है FCA। क्या लिखा हुआ है? FCA। FCA को कैसे पढ़ते हैं वो भी लिख सकते हो साइड में, अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हो। FCA का मतलब होता है फोर्स ऑन C बाई ए। FCA जब भी लिखेंगे तो मतलब क्या होगा? फोर्स ऑन C बाई ए, ठीक है। तो ये सिंबल हम लोग यूज करने वाले हैं। FCA का मतलब फोर्स ऑन C बाई ए, ठीक है। अब B के कारण जो फोर्स होगा वो किधर को होगा? राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? वो भी रिपल्सिव फोर्स है, बिकॉज 4Q पॉजिटिव है, कैपिटल Q पॉजिटिव है, ठीक है। 4Q पॉजिटिव है, कैपिटल Q भी पॉजिटिव है, तो वो भी पुश अवे फ्रॉम इटसेल्फ कर रहे हैं, तो वो फोर्स हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। एक फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा, उसको क्या बोला हमने? FCB। क्या बोला उसको हमने? FCB। F कैपिटल है, CB सब्सक्रिप्ट में, CB क्या है? CB सब्सक्रिप्ट में है। ऐसे FCA में CA सब्सक्रिप्ट में था, मतलब नीचे छोटा सा लिखा हुआ था बस। तो FCB का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑन C बाई B। FCB का मतलब होता है फोर्स ऑन C बाई B, ठीक है। तो अब टोटल फोर्स ऑन कैपिटल Q हो जाएगा, टोटल फोर्स ऑन कैपिटल Q क्या हो जाएगा? अब दोनों जो फोर्सेस हमने मार्क किए, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ है, तो दोनों का डिफरेंस इस पे लगेगा, ठीक है। और दोनों के डिफरेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? दोनों के डिफरेंस की वैल्यू होनी चाहिए 0। टोटल फोर्स ऑन कैपिटल Q कितना चाहिए हमें? टोटल फोर्स ऑन कैपिटल Q 0 होना चाहिए, बिकॉज सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे रहना है। सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम पे रहना है तो हर एक चार्ज पे 0 फोर्स लगना चाहिए। सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम पे रहना है तो हर एक चार्ज पे 0 फोर्स लगना चाहिए। तो फोर्स ऑन कैपिटल Q क्या होगा? टोटल फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0। टोटल फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0। टोटल फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0। तो FCA इक्वल्स टू FCB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? FCA इक्वल्स टू FCB। टोटल राइट का फोर्स टोटल लेफ्ट के फोर्स के इक्वल होना चाहिए। राइट वाला फोर्स लेफ्ट वाले फोर्स के इक्वल होगा, तभी टोटल फोर्स 0 होगा, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो FCA इक्वल्स टू FCB, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन करना है सिंपल, FCA इक्वल्स टू FCB। तो FCA की जो वैल्यू होगी वो निकाल लो, FCB की जो वैल्यू हो जाएगी वो निकाल लो, वो दोनों कूलम्स लॉ से निकल जाएंगे। FCA क्या हो जाएगा? CA मतलब C एंड A पॉइंट के बीच में जो फोर्स है वो कैसे निकालेंगे? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 की वैल्यू स्मॉल q है, Q2 की वैल्यू कैपिटल Q है, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है? तो यहाँ पे जो मैंने सॉल्व कर रखा है उसमें मैंने x लिखा हुआ है, बट ऐसे अगर तुम स्मॉल r लिखते हो तभी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। और FCB क्या है? FCB की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है K Q1 Q2 में तुम दो चार्जेस की वैल्यू लिखेंगे, एक कैपिटल Q लिख दो, एक 4Q लिख दो। K कैपिटल Q मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस कितना बचा? अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? L माइनस एक्स। पहला अगर तुमने x माना तो टोटल लेंथ L था, बच गया L माइनस एक्स का पार्ट, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करके निकालोगे, कैलकुलेट करोगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आएगी L अपॉन 3। x की वैल्यू फाइनली कितनी आ रही है? x की वैल्यू फाइनल जो आ रही है वो आ रही है L अपॉन 3। क्लियर है? कोई डाउट? x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू आ रही है L अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करके देखो, तुम्हारा अगर कुछ गलत आंसर आ रहा है, तुम्हारा कोई डिफरेंट आंसर आ रहा है तो मुझे भेजना सॉल्यूशन, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक शॉर्टकट सा है
कि जब भी 4x² इक्वल्स टू l माइनस एक्स होल स्क्वायर आ रहा है हमारे पास स्टेप, एक स्टेप देखोगे बीच में आ रहा है 4x² इक्वल्स टू l माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में जाके सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका है क्वाड्रेटिक लिख के उसको सॉल्व करो, बट उससे सिंपल एक और तरीका है हमारे पास। सिंपल तरीका क्या है कि अगर a² इक्वल्स टू b² होता है, लिख चाहो तो लिख सकते हो, इफ a² इक्वल्स टू b² देन a इक्वल्स टू प्लस माइनस b। इफ a² इक्वल्स टू b² देन a इक्वल्स टू प्लस माइनस b। तो उसको सॉल्व यूज करके हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक में जाने की जरूरत नहीं है। इफ a² इक्वल्स टू b², इफ a² इक्वल्स टू b² देन a इक्वल्स टू प्लस माइनस b। तो ये हम लोग यूज कर रहे हैं। क्लियर है? इफ a² इक्वल्स टू b² देन a इक्वल्स टू प्लस माइनस b। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पर ऑनलाइन में एक ड्रॉबैक होता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि मुझे तुम्हें रियल टाइम जो होता है ना, एक रियल टाइम तुम्हारा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल पाता कि मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारे फेस का एक्सप्रेशन देख के मैं समझ जाता हूँ कि तुम्हें समझ आया या नहीं आया कॉन्सेप्ट। तो उसके अकॉर्डिंग होता है कि मुझे ज़्यादा रिपीट करना है चीज़ों को, ज़्यादा समझाना है या नहीं समझाना। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैं स्टैंडर्ड एक एवरेज लेकर के उसके हिसाब से मैं उतनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को। बट हर बंदे का अपना एक अलग रिक्वायरमेंट होता है, किसी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को कम ज़रूरत होती है। तो भाई अगर तुम्हारे पास लगता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तब तो खैर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान सकते हो कि मेरा ये पढ़ाने का स्टाइल है कि मैं थोड़ा ज़्यादा रिपीट करता हूँ, ठीक है। बोर होते हो तो कोई बात नहीं, बट जिसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, जो चाहता है कि और ज़्यादा अच्छे से मैं समझाऊँ, और डिटेल में समझाऊँ, और एक ही बात को रिपीट करूँ और क्लियरिटी के साथ समझाऊँ, तो उसके लिए क्या है कि तुम मुझे कांटेक्ट करो। मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, बिकॉज सबका डिफरेंट डिफरेंट, हर एक को मैं एक साथ इकट्ठा नहीं मतलब एक बार में कर सकता हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा बार रिपीट करूँगा, बहुत ज़्यादा बार रिपीट करूँगा, तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिनका थोड़ा सा अच्छा बेस बना हुआ है, तो उनको लगेगा कि इतनी सिंपल चीज़ को मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ बार बार। और जो वीक स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो एवरेज स्टूडेंट्स, उनको लगेगा ठीक है, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स उनको क्लियर हो जा रहा है, पहली बार में थोड़ा डाउट हो रहा है, 2-3 बार करने समझाने के बाद में क्लियर हो जा रहा है। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके लिए इतना भी शायद सफिशिएंट ना हो। तो अगर ऐसा केस है तो तुम प्लीज़ मुझे, तुम ये मत सोचना कि मैं क्या समझूंगा कि तुम वीक हो या स्ट्रांग हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा इंप्रूवमेंट, हम तुम्हारा रिजल्ट हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है। हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना। तुम्हें भी रिजल्ट चाहिए, मुझे भी रिजल्ट चाहिए। उसके लिए जितना मेहनत करना पड़े मैं करने को रेडी हूँ। तुम मुझे पर्टिकुलरली बताओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत आती है बताना, क्योंकि तुम्हें मैं जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ तुम्हें पहले से आता है या नहीं आता, कोई ज़रूरी नहीं है। तुमने अगर 10th क्लास तक की पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रखी हो, 11th की पढ़ाई ठीक से नहीं की है, तो हो सकता है कि तुमको चीज़ें नहीं आती हो, है ना, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसको पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर आने से पहले मैं एक शॉर्टकट ट्रिक भी डिस्कस करना चाहता हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ज़्यादातर जो कोटा वगैरह में या फिर जो टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कह सकते हो कंट्री के, जो 2-4 हैं, तो उनके अंदर कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स दिए होते हैं। वो लोग कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उनमें से एक ट्रिक है जो मैं यहाँ पे तुम्हें डिस्कस कर दे रहा हूँ। बट बहुत ही क्लियर सी बात है कि ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम अप्लाई कर सकते, जहाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम है सिर्फ वहाँ तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। स्कूल के एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम्स में अगर अप्लाई करोगे पूरा मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। स्कूल के एग्जाम्स या बोर्ड के एग्जाम्स में बिल्कुल भी इसको अप्लाई नहीं करना तुमने। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक ट्रिक है। तो जो भी बच्चे स्कूल के एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं देने वाले हैं, वो इसको बिल्कुल ना देखो, कुछ ना नोट करना है इसके बारे में, इसको छोड़ दो, इसको जाने दो इस स्लाइड को, ठीक है ना। कंप्लीट होने दो स्लाइड को, तो अगले स्लाइड से ध्यान देना, ठीक है। और जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है वो नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस ट्रिक को। इस ट्रिक में क्या है कि अगर दो चार्जेस हो Q1 Q2, अगर दो चार्जेस Q1 Q2 है, बीच का डिस्टेंस L है। अब बेसिकली ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक स्पेशल हम लोगों ने जनरल केस लेके सॉल्व कर लिया, हमें दिखा कि ये रिजल्ट आता है हमारे पास Q1 Q2, ठीक है। दो रैंडम चार्जेस हैं, लेकिन दोनों में कुछ पर्टिकुलर केस में इसको अप्लाई कर सकते हैं, हमेशा अप्लाई नहीं करते, कुछ स्पेशल केस के लिए अप्लाई होता है कि अगर बोथ चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। इफ बोथ चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर एंड x इज द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, तो जो स्मॉलर चार्ज से उसके तुम्हारा डिस्टेंस अगर x मानते हो, तो कैसे निकलेगा x की वैल्यू? x की वैल्यू निकल जाएगी तुम्हारे पास x इक्वल्स टू √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 मल्टीप्लाइड बाई L,
ठीक है, रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 मल्टीप्लाइड बाई होल मल्टीप्लाइड बाई L। ठीक है, तो ये कर दोगे डायरेक्टली तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। स्मॉलर चार्ज हमने किसको मान रखा है, हमने Q1 को स्मॉलर चार्ज मान रखा है, मतलब मॉड Q1 इज लेस देन मॉड Q2। तो Q1 की वैल्यू Q2 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी चलेगा, दोनों निगेटिव है तब भी चलेगा। दोनों के केस में ये सॉल्यूशन बिल्कुल सही आंसर देता है। तो इसको मैंने अप्लाई करके दिखाया कि किस तरीके से, इससे बस एक ही स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली तुम्हारा आंसर L/3 आ जाएगा जब तुम एक की वैल्यू Q रखोगे, एक की वैल्यू 4Q रखोगे। एक की वैल्यू स्मॉल Q, एक की वैल्यू 4 टाइम्स स्मॉल Q पुट करोगे, डायरेक्टली तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा L/3। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, बट इसकी रिस्ट्रिक्शन पता है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है तुमने, जब दोनों चार्जेस सेम नेचर के, Q1 Q2 सेम नेचर के हों। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड जो होता है, जो मॉड ऑफ Q1 है वो लेस देन मॉड ऑफ Q2 होना चाहिए। मॉड ऑफ Q1 इज लेस देन मॉड ऑफ Q2 होना चाहिए, तभी ये वैलिड है, अदरवाइज ये अलाउड नहीं है। आगे बात समझ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोट कर लो, बिल्कुल ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है इसके अंदर। क्या है, 2 चार्जेस स्मॉल q एंड 4 टाइम्स स्मॉल q आर प्लेस एट अ डिस्टेंस L अपार्ट। जो पहले था सेम सिचुएशन, सेम डायग्राम आ जाएगा तुम्हारे पास। फाइंड आउट द लोकेशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज। लोकेशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब मैं यहाँ एक बात बोलना चाहता हूँ, जो मैग्नीट्यूड, तो पंजाब में क्या है, जब मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया कि लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड उनको पसंद नहीं है ये वर्ड। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तुम्हें दोनों में से जो भी बोलना चाहते हो तुम बोल सकते हो, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं। तुम्हारे टीचर स्कूल में जो बोलते हो तुम वही बोलो, मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारे स्कूल में जो टीचर्स जो बोलते हैं वही बोलो। बिकॉज क्या है, क्या वाइवा वगैरह कुछ होगा, सपोज करो अगर वहाँ पे तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग हो गई, टीचर को पसंद नहीं आया, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर है कि टीचर जो बोलता है वही बोलो, टीचर जो लिखवाता है वही लिखो। स्कूल के टीचर्स जो अगर मान लो कुछ नोट्स बनवाते हैं, कुछ नोट्स देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं, तो उनको पूरा फॉलो करो। ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें फाइनली स्कूल्स में, एग्जाम्स में, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो कभी भी जो सामने वाला, मतलब जो बेसिकली तुमको इवेलुएट करने वाला है, तुम्हारा बॉस, तुम्हारे स्कूल का टीचर, तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तुमको कि ज़बरदस्ती के पंगे लेते रहो। जैसा बोल रहा है भाई लिख दो ना, क्या दिक्कत है। समझने की बात तो क्लियर है ना तुम्हें कि एक्चुअल में क्या होता है। कहीं बाहर जाओगे, किसी और बड़े जगह जाओगे, नए कॉलेज में जाओगे, नए एक कंपनी में जाओगे, तब फिर कोई बात नहीं, तुम्हारे पास बेसिक क्लियर होना चाहिए कि वहाँ पे तुम्हें कैसे डील करना है। हो सकता है कि तुम्हारा टीचर, जो तुम्हारा बॉस कुछ गलत बोल रहा है, बट उसके सामने तुम वही फॉलो करते रहो। कहीं और जाओगे तो ठीक है, फिर तुम बताना कि हाँ तुमको अपना बेसिक क्लियर है। तुम ऐसा नहीं कि तुम वहाँ पे तुम गलत चीज़ बोल दो और लोग तुम्हारा मजाक उड़ा दे। बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए कि असली चीज़ क्या है, बट जो बोल रहे हैं वो तुम बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, सामने वाला खुश रहे, क्योंकि उनको दुखी करना है किसी को। तो क्वेश्चन क्लियर है। 2 चार्जेस स्मॉल q एंड 4q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस L अपार्ट। फाइंड आउट द लोकेशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो हमने देखा कि कैपिटल Q जो कोई भी एक रैंडम सा चार्ज है, कोई भी एक अननोन चार्ज है, किसी भी एक अननोन चार्ज के लिए हमने निकाल लिया है किस डिस्टेंस पे उसको प्लेस करना चाहिए। ठीक है, किस डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे तब कैपिटल Q पे नेट फोर्स 0 होता है। लेकिन जब भी बोलते हैं सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या होता है, ये नहीं कि सिर्फ कैपिटल Q इक्विलिब्रियम पे है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम कहने का मतलब सिस्टम में जितने भी चार्जेस सारे के सारे इक्विलिब्रियम पे होने चाहिए। सिस्टम पे जो 3 चार्जेस हैं, तीनों ही चार्ज इक्विलिब्रियम पे होने चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से तुम्हें कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है, ताकि स्मॉल q या फिर 4q तुम किसी भी तुम कर सकते हो। अगर स्मॉल q को तुम मान लो कि स्मॉल q रेस्ट पे, तो मतलब स्मॉल q पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, टोटल फोर्स, उसका सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दोनों राइट की फोर्स, लेफ्ट की फोर्स इक्वल होनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से लगनी चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, तो वहाँ से तुम कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कैपिटल Q की क्या वैल्यू आती है। तो ये एक हिंट था, अब तुम खुद से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। इसके आगे कोई भी वीडियो डायरेक्टली नहीं देखेगा, पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, उसके बाद ही वीडियो को आगे प्ले करना। पहले पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब तुम वीडियो में आगे आए हो तो फिर मैं मान के चलता हूँ कि तुमने वो सॉल्व कर लिया होगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आ रहा था कि कहाँ प्लेस करना है, वो L/3 सेम टू सेम क्वेश्चन है। जिस मर्जी मेथड से तुम करो, कॉम्पिटेटिव मेथड से करो, मेरे लिए इट्स ओके। बट खास बात क्या है कि तुम हर जगह ये काम नहीं कर सकते। मुझे तो चलो कोई दिक्कत नहीं है कि अगर तुम
दोनों में से कोई सा मर्जी मेथड से कर लो। बट जब तुम स्कूल में करोगे तो तुम्हें स्कूल में कंप्लीट डिटेल्ड मेथड सही मेथड से ही करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। ये वाला मेथड नहीं, जो हमने पहले डिस्कस किया था वो वाला मेथड तुम्हें यूज़ करना है। ये सिर्फ कंपटीशन पे चलता है, ठीक है। वैल्यू क्या आती है? वैल्यू वही आती है L/3। कैपिटल Q प्लेस किया, उसकी वैल्यू आ गई L/3। स्मॉल q से डिस्टेंस L/3 है, कैपिटल Q से 4Q से डिस्टेंस कितनी हो गई? L-x। L-L/3 जो कि 2L/3 यहाँ पे दिखा रखा है डायग्राम के अंदर। क्लियर है? अच्छा, अब तुमने मैंने लास्ट डायग्राम में एक जो मार्क किया था मैंने बताया नहीं, उस डायग्राम पे तुम वापस जाकर देख सकते हो कि हमने मार्क कर रखा है फोर्सेज ऑन कैपिटल बी। फोर्सेज ऑन कैपिटल बी, फोर्सेज ऑन कैपिटल बी, दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक सी के कारण एक बी के कारण, ठीक है। एक हो गया एफ बी सी और एक हो गया एफ बी ए। फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है। अब हमने उसको पॉजिटिव मान रखा है, हमने माना है कि कैपिटल क्यू पॉजिटिव है, माना है कि स्मॉल क्यू पॉजिटिव है और 4 टाइम्स स्मॉल क्यू भी पॉजिटिव है। तो अगर ये सारे पॉजिटिव है तो कैपिटल क्यू और 4Q के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो फोर्स किधर को लगेगा? रिपल्शन मतलब फोर्स राइट की तरफ लगेगा। स्मॉल क्यू के कारण जो रिपल्शन होगा उसके कारण फोर्स राइट को लगेगा, ठीक है। तो दो फोर्सेस बन गए, एफ बी ए और एफ बी सी, एफ बी ए और एफ बी सी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ गलत है, एफ बी ए प्लस एफ बी सी होना चाहिए था। ये एक स्टूडेंट के नोट्स का है बेसिकली कॉपी, एक स्टूडेंट ने जो नोट्स बना रखे थे तो उसमें से उसके PDF है ये। तो क्या होना चाहिए था? टोटल फोर्स ऑन बी, क्या लिख रहे हैं नोट करो, टोटल फोर्स ऑन बी, टोटल फोर्स ऑन बी हो जाएगा एफ बी ए प्लस एफ बी सी। टोटल फोर्स ऑन बी हो जाएगा एफ बी ए प्लस एफ बी सी शुड बी इक्वल टू 0। टोटल फोर्स 0 होना चाहिए, तभी बी इक्विलिब्रियम पे होता है। क्यों होता है? सिंस द सिस्टम हैज टू रिमेन एट इक्विलिब्रियम, बी हैज टू बी एट इक्विलिब्रियम। सिंस सिस्टम हैज टू बी ऑन एट इक्विलिब्रियम, तो बी हैज टू बी एट इक्विलिब्रियम। तो एफ बी ए प्लस एफ बी सी इक्वल्स टू 0, एफ बी ए प्लस एफ बी सी इक्वल्स टू 0। तो उसकी वैल्यू निकालेंगे। एफ बी ए की वैल्यू कितनी है? के टाइम्स स्मॉल क्यू 4Q अपॉन डिस्टेंस कितना है स्मॉल क्यू और 4Q के बीच में? L डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस? L डिस्टेंस है। पहले ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है? L है। तो के टाइम्स स्मॉल क्यू 4Q बाई L स्क्वायर प्लस एफ बी सी। एफ बी सी की वैल्यू कितनी है? बीच में जो गैप कितना है? बी और सी के बीच में जो गैप है वो 2L/3 है, ठीक है। एफ जो होता है वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? के कैपिटल क्यू 4 टाइम्स स्मॉल क्यू, के कैपिटल क्यू 4 टाइम्स स्मॉल क्यू अपॉन 2L/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। के कैपिटल क्यू मल्टीप्लाई बाई 4 टाइम्स स्मॉल क्यू अपॉन 2L/3 का होल स्क्वायर। ये सम की वैल्यू इक्वल टू 0 आनी चाहिए। कैलकुलेट करोगे तो कैपिटल क्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? कैपिटल क्यू की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आ रही है वो आ रही है -4 टाइम्स स्मॉल क्यू अपॉन एन। क्या आ रहा है? -4 टाइम्स स्मॉल क्यू अपॉन 9, -4 टाइम्स स्मॉल क्यू अपॉन 9। तो ये वैल्यू आ रही है। वैल्यू कितनी हो गई इसकी? वैल्यू हो गई 4 टाइम्स स्मॉल क्यू अपॉन 9। नेचर कैसा है? निगेटिव। नेचर कैसा आ गया? निगेटिव आ गया, ठीक है। नेचर आ गया निगेटिव। क्लियर है बात? यानी कि जो फोर्स तुमने जो थर्ड चार्ज प्लेस करना था, कहाँ प्लेस करना था? L/3 पे प्लेस करना था। तुमने थर्ड चार्ज प्लेस करना था L/3 पे। उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 4 टाइम्स स्मॉल क्यू अपॉन 9 और वो निगेटिव चार्ज होना चाहिए था, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अब तुम्हें लगेगा कि तुमने जो पहला पार्ट सॉल्व किया था वहाँ तुमने इसको पॉजिटिव चार्ज मान के सॉल्व किया था, बट हमने ये भी देखा था कि जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट कैपिटल क्यू की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो कैपिटल क्यू पॉजिटिव निगेटिव जो मर्जी चार्ज रहे, ठीक है, 5 10 15 20 कितना भी रहे, अगर उस लोकेशन पे रहेगा तो उस लोकेशन पे टोटल फोर्स हमेशा उस पर 0 ही लगेगा। क्योंकि जो हमारा जो डिस्टेंस आ रहा था, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल क्यू, वो कैपिटल क्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा था। अगर करता तो फिर उस पर इंपॉर्टेंट था कि वो किस तरह की वैल्यू रख रहे हैं हम लोग। बट जो हमारे पास निकल के आया था डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस वाज L/3। तुम जो मर्जी कैपिटल क्यू रखो, पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, दोनों ही केस के लिए वो L/3 ही निकल के आ रहा था, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा हमें पहले केस में। इसलिए उन्होंने बताया भी नहीं था कि कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी है, ठीक है। बट सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम मतलब कि बाकी दोनों चार्जेस को भी रेस्ट पे रहना चाहिए, मतलब ए को भी रेस्ट पे रहना चाहिए, बी को भी रेस्ट पे रहना चाहिए। ए और बी दोनों ही इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ऐसे करने के लिए तुम्हें कैपिटल क्यू की वैल्यू जो निकल चाहिए वो कैपिटल क्यू की वैल्यू होगी माइनस, मतलब निगेटिव होनी चाहिए, -4 टाइम्स स्मॉल क्यू अपॉन 9, -4 टाइम्स स्मॉल क्यू अपॉन 9, तभी वो कैपिटल क्यू रहेगा, तभी वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। डन? समझ आ गया ये क्वेश्चन? डाउट्स होगा तो व्हाट्सएप पे भेजना, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, इस टॉपिक को मैं अभी पढ़ा दे रहा हूँ। एक बार मैं शॉर्ट में इसको डिस्कस करूंगा
जब भी मुझे तुम्हारे साथ जब भी लॉकडाउन खुल जाए, लॉकडाउन खुलने के बाद मैं एक बार फिर से इस टॉपिक को शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, बिकॉज इसको समझाने के लिए ये डायग्राम काफ़ी है, क्लियर है। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तुम्हें या क्लियर हो रहा है, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि तुम्हें नहीं क्लियर हो रहा है, मैं इस हिसाब से रिपीट करता हूँ कि तुम्हें नहीं क्लियर हुआ होगा। मैं ये मान लूँ कि तुम्हारे क्लियर हो गया, तब तो फिर बहुत जगह तुम्हारे पास डाउट्स बाकी रह जाएंगे तुम्हारे, ठीक है ना। तो मेरे पास कुछ और टूल्स हो जाएंगे, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो मेरे पास और भी कुछ ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल होते हैं टीचिंग के, तो मैं उनको यूज़ करके तुम्हें समझाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। बोर्ड वगैरह मिल जाएगा तो थोड़ा ढंग से तुम्हें मैं और बेटर क्लियर तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हें समझा सकता हूँ, जो क्लासरूम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। और जो ऑनलाइन कोर्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए मैं कुछ वर्चुअल, कुछ मेरे पास एप्लीकेशन, टीचिंग एप्लीकेशंस होते हैं, तो उनसे मैं तुम्हें बेटर समझा सकता हूँ कि वो क्या होता है, ठीक है ना। तो वो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे। 2 टॉपिक्स मैं उसके बाद देखूंगा, ठीक है। लॉकडाउन खुलने के बाद 2 टॉपिक मैं रिपीट ज़रूर करूंगा। एक है वेक्टर कूलम्स, कूलम फोर्स या कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ कैसे वेक्टर फॉर्म में दिखाई देता है, इसको थोड़ा समझा दूंगा, जो मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। और एक और टॉपिक है जो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का टॉपिक है उसको मैं दोबारा एक बार रिपीट करूंगा आफ्टर द लॉकडाउन इज ओवर। तो अभी बस ड्रॉ कर लो इसको। क्या ड्रॉ कर रखा है, एक एक्स वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रखा है, एक एक्स वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रखा है। यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस रखे हैं, एक Q1 चार्ज, एक Q2 चार्ज। स्मॉल Q1 स्मॉल Q2 2 चार्ज रखे हुए हैं। दोनों का पोजीशन वेक्टर मार्क किया, क्या है उसका पोजीशन वेक्टर। तो Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर कैसे मार्क करते हैं, ऑरिजिन से Q1 को ज्वाइन किया, एक वेक्टर बनाया। ऑरिजिन से Q1 को ज्वाइन किया, एक वेक्टर बनाया, उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। तो वो हो गया R1 वेक्टर। लिख सकते हो R1 वेक्टर क्या, R1 वेक्टर इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। R1 वेक्टर इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। ऐसे ही Q2 का पोजीशन क्या है, R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। R1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। R1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। R2 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। अब तुम्हें पता होगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मतलब जो R1 वेक्टर है, ठीक है, R1 वेक्टर है प्लस यहाँ पर एक और वेक्टर शो कर रखा है मैंने, जो कि Q1 से Q2 की तरफ डायरेक्टेड है। एक वेक्टर है जो Q1 से Q2 की तरफ डायरेक्टेड है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो R2 बनेगा, ठीक है। तो R1 प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है R21, R1 प्लस R21 विल गिव यू R2। R1 प्लस R21 विल गिव यू R2। किसके हिसाब से, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से। R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर विल गिव यू R2 वेक्टर। R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर विल गिव यू R2 वेक्टर। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ठीक है। तो R21 वेक्टर कितना हो जाएगा, अगर R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज गिविंग यू R2 वेक्टर, तो R21 वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये नोट कर सकते हो, R21 वेक्टर होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो तुमने जो 11th क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह पढ़ा होगा, उसमें हर जगह बस यही हम लोग लिख रहे होते हैं कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B VA माइनस VB, V21 इज V2 माइनस V1, R21 इज R2 माइनस R1, A21 एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 वो हो जाएगा A21 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, ठीक है। तो R21 क्या हो गया, R21 हो गया R2 माइनस R1। और ये होता है वेक्टर ज्वाइनिंग 1 एंड 2, तो 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन रखेंगे तो R2 माइनस R1 होता है। क्या होता है, R2 माइनस R1 R21 होता है, जो कि होता है वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम 1 टूवर्ड्स 2, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम 1 टूवर्ड्स 2, तो वो गया R21 वेक्टर। क्लियर है बात। अब मैंने एक यहाँ पे एक और मार्क कर रखा है वेक्टर, वो है F21 वेक्टर। क्या है F21, मतलब फोर्स ऑन 2 बाई 1, फोर्स ऑन 2 बाई 1। अगर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव होंगे, मान लो Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स हो जाएगा रिपल्सिव। और जब भी फोर्स रिपल्सिव होता है, जब भी फोर्स रिपल्सिव होता है तो वो हो जाएगा पुशिंग अवे फ्रॉम इट, पुशिंग अवे फ्रॉम इट रिपल्सिव फोर्स। पुशिंग अवे फ्रॉम इट जब कर रहा है तो फोर्स किधर को होगा, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। चार्ज पे देखोगे तो फोर्स राइट की तरफ, मतलब अवे फ्रॉम Q1 होना चाहिए, तो Q1 से दूर जाता हुआ फोर्स है तो वो राइट की तरफ हो गया, ठीक है। तो F21 उसके राइट की तरफ हो गया। क्लियर है, कोई डाउट। अवे फ्रॉम Q1 तुम्हारे पास फोर्स लग गया, F21 वेक्टर, ठीक है। तुम देख रहे हो कि F21 वेक्टर जो है, R21 वेक्टर और F21 वेक्टर को देखो। R21 वेक्टर क्या है, इट इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज, ठीक है। R21 वेक्टर इज द वेक्टर ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडी। और F21 इसके पैरेलल दिखाई दे रहा है, सेम लाइन के अलॉन्ग लाई कर रहा है। F21 सेम लाइन के अलॉन्ग लाई कर रहा है,
बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स, ये दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो यही मैं कह रहा था कि सेंट्रल फोर्सेस, जो मैंने सेंट्रल फोर्सेस की बात की थी ना, वो यही कॉन्सेप्ट था। ये सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं ये? सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। सेंट्रल फोर्सेस में क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट था सेंट्रल फोर्सेस का, ठीक है। सेंट्रल फोर्सेस क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट था सेंट्रल फोर्सेस का। सेंट्रल फोर्सेस में R21 वेक्टर F21 वेक्टर पैरेलल होना जरूरी है। अगर R21 वेक्टर F21 वेक्टर के पैरेलल तो हम लोग बोलेंगे सेंट्रल फोर्सेस है। क्या है? अगर R21 वेक्टर F21 वेक्टर के पैरेलल है तो हम लोग बोलेंगे सेंट्रल फोर्सेस। अगर पैरेलल नहीं है तो हम लोग बोलेंगे सेंट्रल फोर्सेस नहीं है। इस कारण से ये सेंट्रल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों सेंट्रल फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों कैसे फोर्स होते हैं? दोनों सेंट्रल फोर्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर होगा। देन R21 vector is parallel to F21 vector. R21 vector is parallel to F21 vector. Then बहुत हद तक क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो कूलम्स लॉ कैसे लिखते हैं? अब यहाँ पे हम लोग, बिकॉज फोर्स है, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो F21 वेक्टर लिखेंगे अब। F21 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मॉड, R21 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, R21 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। तो R21 वेक्टर क्या है? वो वेक्टर है वेक्टर ज्वाइनिंग 1 एंड 2। R21 वेक्टर है वेक्टर ज्वाइनिंग 1 एंड 2, सेंटर्स ऑफ 1 एंड 2 को ज्वाइन कर रहे हैं एक वेक्टर से। तो R21 वेक्टर जो वेक्टर ज्वाइनिंग 1 एंड 2 है, एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम 1 टू 2। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम 1 टू 2। डायरेक्शन की तो मतलब नहीं है, सिर्फ उसकी जो वैल्यू है 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस कितना, सेपरेशन कितना है, वो R21 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इट गिव्स द सेपरेशन बिटवीन 2 एंड 1, ठीक है। R21 वेक्टर जो होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट 1 एंड 2, Q1 एंड Q2। R21 वेक्टर को लिख सकते हो, R21 वेक्टर का जो मॉड है, R21 वेक्टर मॉड, ये होता है सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2। R21 वेक्टर का मॉड होता है सेपरेशन बिटवीन 1 एंड 2, Q1 एंड Q2। क्लियर है बात? ये डायग्राम ये लिख सकते हो इक्वेशन, F21 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर, R21 के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, R21 कैप। तो ये उस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? वो R21 वेक्टर के डायरेक्शन में। तो R21 कैप यूनिट वेक्टर है ये। क्लियर है ये बात? अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? होता है वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। R21 कैप जो होता है वो वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर होता है, ठीक है। तो R21 कैप लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर। R21 कैप लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर। जब भी कैप है या जो ऊपर से ऐसा बना हुआ है ना एरो सा, कैरेट साइन कहते हैं इससे, इसको पावर के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। तो R21 के ऊपर जैसे बना हुआ एक सिंबल, उसको हम लोग बोलते हैं कैप या हैट। क्या बोलते हैं? कैप बोल सकते हैं या हैट बोल सकते हैं, ठीक है। R21 कैप या R21 हैट जो बोल सकते हो, तो वो होता है यूनिट वेक्टर। वो क्या होता है? वो सिंबल होता है यूनिट वेक्टर का, मतलब उसकी वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, वो सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है किस डायरेक्शन में तुम्हारे पास फोर्स आ रही है। R21 कैप या R21 हैट। क्लियर है? तो वो होता है R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर। क्या हो गया? R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर। जैसे इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? F21 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर का होल क्यूब, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास फाइनल वैल्यू वाले R21 वेक्टर होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो उसको पुट कर दिया। तो ये कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। इसको लिख लो, देख लो, समझ लो, इसको याद कर लो, है ना। कभी कभी क्या होता है, मेडिकल के एग्जाम्स में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मेडिकल एग्जाम्स में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखा जाता है कि ये 4 ऑप्शन दे देते हैं, बोलते हैं कि इनमें से कौन सा सही फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है, ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है। अब उसमें अलग अलग, कहीं पे स्क्वायर दे रखा है, कहीं पे क्यूब दे रखा है, ऑप्शंस में डिफरेंट डिफरेंट दे रखे होते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है, कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में कैसा दिखाई देता है। अगर ऊपर तुम्हें कैप दिख रहा है तो नीचे स्क्वायर होना चाहिए। अगर R21 कैप ऊपर है तो नीचे R21 के मॉड का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और अगर तुम्हें ऊपर R21 वेक्टर दिखा तो नीचे मॉड ऑफ R21 वेक्टर का क्यूब होना चाहिए, ठीक है। ऊपर अगर R21 वेक्टर तो नीचे मॉड ऑफ R21 वेक्टर का क्यूब होना चाहिए। अगर ऊपर R21 कैप है तो नीचे मॉड ऑफ R21 वेक्टर का स्क्वायर होना चाहिए। ये स्लाइड भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल पे फोकस करने वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये स्लाइड भी स्कूल के एग्जाम्स में फोकस करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ हर कोई इसको लिख के तो एटलीस्ट रख ही लो, बिकॉज ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स आ गए हैं स्कूल में भी अब, तो
थोड़ा लेवल उसका हाई होता है, पूछ भी सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बेसिकली मैं तुम्हें एक एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड 12 का सिलेबस बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड 12 के सिलेबस का जो पूरा मेजर पार्ट है, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पार्ट बोल सकते हो, 50% ऑफ द पार्ट बोल सकते हो स्टैंडर्ड 12 के सिलेबस का, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या होता है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। मतलब एनसीईआरटी का पूरा पार्ट 1, एनसीईआरटी का पूरा पार्ट 1 क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 50% मान के चलो, अगर एनसीईआरटी का पूरा पार्ट 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब स्टडी ऑफ चार्ज एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब स्टडी ऑफ चार्ज एंड इट्स इफेक्ट्स। तो इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं। तो पूरी एनसीईआरटी पार्ट 1 जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। अब इसके अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। कैसे पार्ट्स बनते हैं? पहला होता है स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज। स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज, स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वो हम लोगों ने पढ़ा पहले यूनिट के अंदर, पहले 2 चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं, तो वो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। अब इसके बाद क्या आएगा? स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज। अगर मूविंग चार्ज हो जाए, चार्ज अगर मूव कर रहे हैं और इसके हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट को हम लोग स्टडी करना चाहेंगे, स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस, इट्स हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट, तो वो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज, हीटिंग का जो इफेक्ट है वो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, बट केमिकल इफेक्ट हम लोग नहीं पढ़ते हैं। केमिकल इफेक्ट्स हम लोग फिजिक्स में नहीं पढ़ते, हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग केमिकल इफेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है ना, फैराडेज लॉ वगैरह, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उसमें क्या होता है कि बेसिकली कितने मोल ऑफ कंपाउंड डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, तो करंट पास करके हम लोग रिएक्शन करवाते रहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये सब देखना होता है वहाँ पर तुम्हें। डेल्टा जी की वैल्यू, ठीक है, -NF की नर्म्स इक्वेशन वगैरह आता है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में आता है। तो वो हो गया तुम्हारे पास सॉल्यूशन। जब तुम कंप्लीट कर लोगे केमिस्ट्री में, तो उसके बाद तुम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ पे तुम इन चीज़ों को देखोगे। अभी उन चीज़ों को लेके परेशान नहीं होना है तुम्हें। यहाँ पे मूविंग चार्जेस, हीटिंग, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का। फिजिक्स में चैप्टर 3 एनसीईआरटी का है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चार्ज। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चार्ज बेसिकली क्या हो गया? जो मूविंग चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ते हैं। मूविंग चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट है हम लोग वो भी पढ़ते हैं। वहाँ पर एक्चुअली कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं है, बट उसका जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, उसका एक एवरेज सा हम लोग वैल्यू लेके चलते हैं, उसका एक एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं, उसको मान के चलते हैं कि वो एवरेज वैल्यू लगभग कांस्टेंट सा बिहेव करे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं उसको। तो वो एक कांस्टेंट सा वैल्यू लेकर के हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं कांस्टेंट की तरह, एक एवरेज वैल्यू, और फिर वहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, कांस्टेंट वेलोसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट से देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? क्रिएशन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, क्रिएशन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम लोग चार्ज के मोशन को चेंज करते हैं, मतलब चार्ज का मोशन क्रिएट करते हैं, रुके हुए चार्ज को मूव कराना शुरू कर देते हैं बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर अल्टरनेटिंग करंट। EMI एंड AC, 2 चैप्टर्स है, EMI एंड AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? EMI एंड AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इस तरीके से हम लोग अलग अलग पार्ट्स में चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट में मैंने क्या लिखा? एक्सेलरेटिंग चार्जेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जब भी चार्ज को एक्सेलरेट करोगे तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनते हैं, ये एक अलग से चैप्टर है। तो ये अलग अलग चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 एंड 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स। एनसीईआरटी में एक्चुअली मैग्नेटिज्म के नाम पर 2 चैप्टर्स हैं, तो मुझे अब याद नहीं है कि उसका कौन सा पार्ट कहाँ है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है, एक मैग्नेटिज्म एंड मैटर करके भी चैप्टर है, तो देख लेना चैप्टर 4 चैप्टर 5 जो भी होगा। उसके बाद के जो 2 चैप्टर्स हैं वो EMI एंड AC। ठीक है, तो चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 मान लो EMI AC। चैप्टर 8 जो है वो EM वेव्स है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। तो ये सारा कुछ चार्जेस से कनेक्टेड है, स्टडी ऑफ चार्ज के बारे में ही सारा कुछ है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। समझ आ गई बात? ज़्यादातर लोग
अगर तुम देखोगे वीडियोस तो वो लोग ज़्यादातर टीचर्स इसी से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं सिलेबस का, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो बस मैंने एक बार कवर कर लिया ताकि तुम भी क्लियर हो कि इसका मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से सिलेबस का। अब नेक्स्ट स्लाइड। इस नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या किया, एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैंने एक लिस्ट बना दिया कि क्या क्या मेन हेडिंग्स है जो हमें कंप्लीट करना है। तो तुम चाहो तो याद रखना, ध्यान रखना इसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें आना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हमने कंप्लीट कर लिया, वो आ सकता है। परमिटिविटी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने बात किया, लेकिन एक और टाइप का परमिटिविटी होता है जो हमने अभी करना है डिस्कस, जो अभी हमने किया नहीं है, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी एंड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो करना बाकी है हमें। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, वो करना बाकी है हमारा, ठीक है। न्यूमेरिकल और कूलम्स लॉ थोड़े बहुत हमने देखे, थोड़े और करेंगे हम लोग सॉल्व, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा थोड़े और न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे कूलम्स लॉ के ऊपर। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ हमने देख लिया, ये सिर्फ एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इस पर न्यूमेरिकल्स अलग से नहीं आना, एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है, फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस क्या होते हैं, फील्ड लाइंस ड्रॉ कैसे करते हैं, फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारा कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। तो ड्राइंग फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस पढ़ना जरूरी है। इसके बाद क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे हम लोग, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट टॉपिक का नाम है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ना जरूरी है, फिर फ्लक्स, गॉस लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन से पक्का बात, मतलब बहुत ही कंफर्म है कि गॉस लॉ के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। बोर्ड एग्जाम्स में गॉस लॉ का लॉन्ग आंसर जरूर आएगा, स्कूल के एग्जाम्स में गॉस लॉ का लॉन्ग आंसर जरूर आएगा, तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। गॉस लॉ के जो एप्लीकेशन बताऊंगा स्कूल के एग्जाम्स के लिए, तो मतलब कंफर्म है कि भाई कहीं नहीं जा रहा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा गॉस लॉ का, तो इसको अच्छे से समझ के जाना, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है तुमने, गॉस लॉ तक का जो पार्ट है वो चैप्टर 1 है। गॉस लॉ तक जो भी मैंने डिस्कस कर रखा है वो सारा चैप्टर 1। इसके बाद जो चीज़ें लिखा है वो सारे चैप्टर 2 का पार्ट है, एनसीईआरटी चैप्टर 2 का पार्ट है। उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कैपेसिटर्स, ये टॉपिक्स के नाम है सिर्फ, अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आना ये सारा कुछ। गॉस लॉ तक का जो पार्ट है, पूरे गॉस लॉ तक का पार्ट तुम्हारा चैप्टर 1 है। तो ऑलमोस्ट आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, बाकी अभी हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।